रेस में कहते हैं 1 2 3 गेट सेट गो और लोग दौड़ पड़ते हैं। आज तीसरा दिन है, हमारे कोर्स ने भी फुल स्पीड पर भागने लगा आज हमारा कोर्स। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। 10 डे फ्री एमबीए में डे 3 में आपका स्वागत करता हूं। फिर से आ गया हूं पूरी एनर्जी के साथ। शुरू में एक मिशन की तरह स्टार्ट किया था और अब बहुत मजा आने लगा है। अगर लग के नहीं सीखा तो सीखने में सारी जिंदगी लग जाएगी भाई लोगों। इसमें 10 दिन है। पहले दिन मैंने बताया था हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, दूसरे दिन बताया था मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरे दिन आज स्ट्रैटेजी समझाऊंगा कि इस मार्केट रिसर्च करके अब आप किस स्ट्रैटेजी के साथ बाजार में जाओगे। चौथे दिन आपको सिखाऊंगा उसको मार्केट कैसे करोगे। पांचवें दिन मार्केट करते वक्त पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। छठे दिन आपको सिखाऊंगा पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो सेल्स कैसे मैक्सिमाइज करें। सातवें दिन जब सेल्स होने लग जाती है तो मैन पावर चाहिए अब आपको, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है। आठवें दिन इस मैन पावर को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। नौवें दिन बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपेंशन कैसे करें, क्योंकि मैन पावर प्रोडक्टिव हो चुकी है, अब बिजनेस ऑपरेट एक्सपैंड करना है, आपको नए टेरिटरी में लेके जाना है। और 10वें दिन एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क्स क्या रहते हैं। आज 10 दिन के अंदर गेम चेंज करूंगा और वचन दे रहा हूं ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, फ्री में तो मिल ही नहीं सकता है। 10 डे एमबीए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। ये सब स्कैम स्कूम बहुत चलते रहेंगे, मैं बातों से नहीं अपने काम से आपको जवाब देने वाला हूं। स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस, आज स्ट्रैटेजी की बात करूंगा। प्रॉब्लम चाहे मैथ्स का हो या लाइफ का हो, स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो सारा इक्वेशन खराब हो जाता है। स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, 8 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, आठों की आठों देखना। और आठवां देखते वक्त जो आखिरी स्ट्रैटेजी है, हो सकता है आप हंसते हंसते पागल हो जाए, हो सकता है आंखों में आंसू आ जाए। क्या है 8 स्ट्रैटेजी? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, होशिन कैनरी, इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी, फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, मार्केट बैरियर्स, इसके बाद रिपीटेबल प्रोटोटाइप, एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिफोर मार्केटिंग बिगिंस। अगले एपिसोड मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिफोर मार्केटिंग बिगिंस। ये आठों देखना और 8वीं में तो आपको बहुत मजा आएगा। पूरा वीडियो देखिए। और फुटबॉल का गेम भी बिना स्ट्रैटेजी के नहीं जीता जा सकता है। पहले समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी होती क्या है, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन है, पहले विजन मुझे कहां जाना है, हाँ, मिशन मुझे वहां क्यों जाना है, वैल्यूज कैसे बिहेव करके जाना है, और स्ट्रैटेजी का मतलब होता है क्या करके जाना है मुझे। अभी कहां है, जाना कहां है, जाना कहां है उसको बोलते हैं विजन। जाना क्यों है, क्या पर्पस है, दिल में आग क्या है, उसको बोलते हैं मिशन। कैसे कैसे बिहेव करेगी हमारी संस्था, उसे बोलते हैं वैल्यूज। और अब मेरे स्टेप्स क्या होंगे, किन स्टेप्स के साथ बाजार में उतरूंगा, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, तो कैसे जाओगे साधारण भाषा में वो होता है स्ट्रैटेजी, यानी कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान। तो मैं आज आपको 12 स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करें। क्योंकि अब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। पिछले अगर आपने 2 एपिसोड नहीं देखे हैं, मैं सब कुछ यूट्यूब पे ले आया हूं, प्राइवेट ऐप पे नहीं लेके गया। यूट्यूब पे सबके लिए फ्री कर दिया 10 डे एमबीए। और अब आप देखने वाले हैं आज के संडे में कि मैं कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए। इतना वैल्यूएबल होगा, इतना वैल्यूएबल होगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप इसके फीडबैक वीडियोस बनाएंगे और फीडबैक वीडियोस बनाने वालों को मैं गिफ्ट भी देने वाला हूं। रास्ते में बात करता हूं इसके बारे में। पहली स्ट्रैटेजी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। आपके लिए कौन सा फैक्टर बहुत क्रिटिकली सक्सेसफुल होने वाला है। जानते हैं, जब बच्चा होता है ना, वो अपने माँ बाप से बात करता है, मुझे पार्टी में जाना है, गोवा जाना है, कहीं जाना है, तो वो मूड चेक करता है माँ बाप का, क्या मूड है, कैसे कन्विंस करूंगा, क्या किया जाए जिससे मेरे सक्सेस का रेट बढ़ जाए, क्या किया जाए कि मम्मी पापा ना की जगह हाँ बोल जाए मुझे, वो उनसे हाँ बुलवाना। हाँ, तो वो मेरे लिए बड़ा क्रिटिकल होता है वो बिहेवियर। ये सब फैक्टर जो आपकी माँ बाप से हाँ कराने की सक्सेस की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं, वो फैक्टर बड़े क्रिटिकल होते हैं, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर साधारण भाषा में। तो उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे एक संस्था को फोकस करना चाहिए, लेजर की तरह, टॉर्च की तरह नहीं, फ्लड लाइट की तरह नहीं। माइकल जॉर्डन कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं आपके प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। मैं एक उदाहरण दिया करता था, अगर जमीन पर 9 खरगोश है ना, और अगर आपको एक पकड़ना है तो एक को मार्क कर लो, जल्दी पकड़ लोगे। 9 में से किसी को पकड़ने भाग जाओ, किसी को नहीं पकड़ पाओगे। तो वो एक चीज़ क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपका कौन सा है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ और हर एग्जांपल में केस स्टडी दूंगा। बिना केस स्टडी के बात नहीं करते। तो आपको ढूंढना है कि आपको फोकस कहाँ करना है। सुनो भाई साहब, 10 डे एमबीए में गेम चेंज करूंगा। और ये कह रहा हूँ, नीचे लिख देना कमेंट बॉक्स में, अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अलावा इतना बढ़िया बिजनेस कंटेंट कोई दे रहा हो तो, और वो भी फ्री के अंदर दे रहा हो, नीचे बता देना, कंपैरिजन दे देना। हर जगह फोकस नहीं करते, कहाँ फोकस करते हैं। जैसे मान लो पहला उदाहरण है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का, प्रॉफिटेबिलिटी। किसी संस्था में प्रॉफिटेबिलिटी सक्सेस फैक्टर बन सकता है कि मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी पर ही फोकस करना है। बजाज आमंड ऑयल, बजाज आमंड ड्रॉप, ये सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती है। इसके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये क्या करते हैं, अपनी कंपनी के बिजनेस को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। 1/3 में ये मैन्युफैक्चर करते हैं,
कॉस्टिंग निकालते हैं, खर्चा करते हैं, तेल बनाते हैं। 1,000 करोड़ में 333 करोड़ रुपए में ये सामान बनाते हैं। 1,000 करोड़ में 333 करोड़ में सामान बेचने का खर्चा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का, एडवर्टीजमेंट का, मार्केटिंग का, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को कमीशन देना, इंसेंटिव देना, एम्प्लॉय की तनख्वाह देना, वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। पहले 333 करोड़ में बनाया, दूसरे 333 करोड़ में बेचा, तीसरा 333 करोड़ प्रॉफिट बना लिया। ये इनका, क्योंकि ये इनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, हाँ, कि कॉस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रॉस प्रॉफिट, ये 3 हिस्सों में कंपनी को डिवाइड कर दिया इन्होंने। अब डिवाइड करने से हुआ क्या, परसेंटेज ऑफ मार्जिन उसको मेंटेन करेंगे, नॉट एज अ रेजिड्यूअल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फिक्स प्राइस। क्या अर्थ हुआ, अगर मेरा फिक्स प्राइस बढ़ के 120 रुपया हो गया तो मार्जिन 33 नहीं रखूंगा, मार्जिन 40 करूंगा मैं। अगर मेरी सारी कॉस्ट मिलाकर के 150 हो गई तो मार्जिन को मैं 50 लेकर के आऊंगा, मार्जिन 50 रखूंगा, तब 150 पे लेके जाऊंगा। ये कहते हैं कि एमआरपी अगर फिक्स्ड है ना, तो ब्रांड को, मान लो एमआरपी मैंने 100 से नहीं बढ़ाया, 120, 140, 150 नहीं किया, तो मुझे मार्जिन कम करते वक्त अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि 33% मार्जिन चाहिए, 33% बेचने के लिए चाहिए, 33% बनाने के लिए चाहिए। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। जो सिखा रहा हूँ ना, आपको एक मैनुअल दिया है, साथ में 10 डे MBA की किताब दी है, पूरी बहुत डिटेल में कलरफुल किताब दी है मैंने। वो मैंने अपने, क्योंकि यहाँ नहीं दे पाऊंगा यूट्यूब पे, मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे दिए। उसके पॉइंटर्स साथ में बनाते जाओ, वो आपने डाउनलोड करके रखी होगी। पॉइंटर्स साथ में बनाना, जो जो सामने आ रहा है वो पॉइंटर्स में साथ में आएगा। और वहाँ पे एक टेस्ट दे देना, मार्क्स असेसमेंट। अगर आपने असेसमेंट दिया तो आपको MBA का सर्टिफिकेशन देंगे हम लोग। यहाँ पे लीडर बोर्ड भी होगा, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, रैंकिंग वहाँ पे आएगी, आपकी सब रैंकिंग आएगी। तो वो मोबाइल एप्लीकेशन पे, पर कंटेंट सबके लिए फ्री है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैनुअल असेसमेंट, लीडर बोर्ड, ये सब हमारी कम्युनिटी ऐप पे है। तो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप जरूर डाउनलोड करके फ्री MBA की किताब डाउनलोड कर लीजिए अपने पास। उसके कोई पैसे नहीं है डाउनलोड कर, ऐसा नहीं है कि इसके पैसे, ये फ्री है, उसके पैसे, वो भी फ्री है, ये भी फ्री है, मैनुअल भी फ्री है, असेसमेंट भी फ्री है, सर्टिफिकेशन भी फ्री है, आपका कंपैरिजन ऑफ लीडर बोर्ड भी फ्री है, पूरा कम्युनिटी ऐप पे सब कुछ फ्री है। पूरा फायदा उठाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आप सब लोग जो कम्युनिटी ऐप पर देख रहे हैं, मैनुअल और असेसमेंट नीचे गए लिंक पे अवेलेबल है, आप वहां लिंक पे देख लो। कोई यूट्यूब पे देख रहा है, कोई हमारी प्राइवेट ऐप पे देख रहा है। ऐप का नाम क्या है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप। आगे चलते हैं। दूसरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बस मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे रखूं जिससे मुझे रिपीट बिजनेस मिले। मैं इसमें अर्बन कंपनी का उदाहरण देता हूं। अर्बन कंपनी का हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट है, 95% कस्टमर रेटिंग उनकी सर्विस को एक्सीलेंट या वेरी गुड देते हैं। क्यों देते हैं जानते हैं आप? क्योंकि इनकी सर्विस में आपको प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जो घर जाकर के सेवा देते हैं। हाँ, यानी कि जो सेवा दे रहा है वो भी खुश होना चाहिए और जो सेवा ले रहा है वो भी खुश होना चाहिए। तो अर्बन कंपनी हर सर्विस प्रोवाइडर की मैक्सिमम सेफ्टी को इंश्योर करता है, उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करके, कि घर पे अगर कोई ब्यूटी पार्लर वाली है ना, जैसे बोलते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट जा रही हैं, या घर पे AC ठीक करने वाला जा रहा है, क्लीनिंग वाला जा रहा है, सारी वेरिफिकेशन पहले ही करा लेते हैं। और ये मैंडेटरी ट्रेनिंग देते हैं ताकि इंश्योर करें यूनिफॉर्म सर्विस क्वालिटी हो सके। लॉकडाउन जब था ना, बड़े स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन इन्होंने नॉर्म्स रखे थे, SOPs रखे थे कि कस्टमर का बिलीफ कंपनी में बना रहे। ये था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर ये आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है तो इस पे पूरा जोर लगाओ। आपको ग्रोथ कहाँ से आएगी? तीसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रिड्यूस साइकिल टाइम। इसमें उदाहरण दे रहा हूं नितिन गडकरी जी का। ऐसा नहीं मैं बीजेपी कांग्रेस को फेवर कर रहा हूं, पर नितिन गडकरी कॉम्पिटेंट लीडर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर हैं। इनको जानते हैं आप, बाल ठाकरे कहा करते थे रोड करी, गडकरी नहीं बोलते थे, रोड करी बोलते थे। एक दिन में पहले 12 किलोमीटर हाईवे बनता था, आज 38 किलोमीटर हाईवे बन रहा है एक दिन के अंदर। आप जानते हैं आज़ादी से 2014 तक 96,000 किलोमीटर बना 70 साल में, और 10 साल के अंदर दोबारा 96,000 किलोमीटर बना दिया। 70 साल में 96,000 किलोमीटर, 10 साल में 96,000 किलोमीटर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। हाँ, इसको बोलते हैं रिड्यूस साइकिल टाइम। इन्होंने क्या किया, वेटिंग टाइम रिड्यूस किया। आज टोल प्लाजा पे जाओ, पहले टोल प्लाजा पे 8 मिनट का एवरेज वेट हुआ करता था बहुत से टोल प्लाजा पे, आज वो 47 सेकंड्स हो गया 8 मिनट से। इसे बोलते हैं रिड्यूस साइकिल टाइम। 100 घंटे में 50 किलोमीटर चारकोल डालने का रिकॉर्ड, 75 किलोमीटर रोड 5 दिन के अंदर बना दिया। बहुत सारे अवार्ड अपने नाम पे ले लिए। कुछ भी बड़ा अचीव बिना फोकस के नहीं होता। ये टॉपिक है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। आपके लिए रेवेन्यू बढ़ाना है, आपके लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, आपके लिए रेशियो ऑफ रेवेन्यू टू कॉस्ट, रेशियो ऑफ रेवेन्यू टू कॉस्ट चेंज करनी है, वॉल्यूम बढ़ाना है, आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है, लॉसेस घटाने हैं, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना है, कुछ भी आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है। मैं चौथा उदाहरण देता हूं, केस स्टडी से बात करूंगा, कॉस्ट रिडक्शन।
कुछ लोगों के धंधे में बाजार में प्राइस बराबर है, लेकिन कॉस्ट कैसे कम कर सकें। कॉस्टिंग और प्राइसिंग फर्क होती है। प्राइसिंग कितने का बेच रहे हो, कॉस्टिंग कितने का बना रहे हो। तो थायरोकेयर का एग्जांपल मैं देता हूं, उसमें डॉक्टर वेलू मनी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो वो टेस्ट कर रहे हैं बाजार के अंदर, वो टेस्ट थायराइड का टेस्ट हुआ करता था। थायराइड का टेस्ट बाजार में 500 रुपये का हो रहा था, जिसकी कॉस्ट आती थी 100 रुपया, और जिसका हमारे को रॉ मटेरियल मिलता था 60 रुपये का। 60 रुपये का रॉ मटेरियल, 100 रुपये की कॉस्ट, 500 रुपये का प्राइस था। इन्होंने देखा कि 60 रुपये का जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल के पीछे का रॉ मटेरियल, यानी कि जो रीएजेंट था, रीएजेंट के पीछे का जो एक्चुअल मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, उसकी जो कॉग्स कॉस्ट, यानी कि कितने रुपए किलो रुई है, कितने रुपए किलो पन्नी है, कितने रुपए किलो प्लास्टिक है, वो जा करके चेक किया तो 60 रुपये का रॉ मटेरियल जो बाजार से सब लोग खरीदते थे, उनको पता चला ये 5 रुपये का है एक्चुअली माल। तो उन्होंने पीछे से उसको कंट्रोल किया, और पीछे से उसको कंट्रोल करके जो टेस्ट बाजार में 500 रुपये का हो रहा था, वो उन्होंने 80 रुपये का कर दिया, जिसमें से 50 रुपये इनका मार्जिन था। इसको बोलते हैं कॉस्टिंग को कंट्रोल करके गेम चेंज करना। इन्होंने पहली बार कॉम्बो पैकेजेस ला करके दिए, वेलनेस पे काम किया। ये नहीं कि जब बीमार हो तभी टेस्ट कराओ, जनरली टेस्ट कराओ, अपनी वेलनेस को चेक करते रहो। एक सैंपल से ज्यादा टेस्ट करने शुरू करें। एक बार ब्लड आया, उसी ब्लड से पहली बार ब्लड ला करके कॉस्ट टेस्ट करने पे तो ज़्यादा कॉस्ट आती है, पर उसी ब्लड से दोबारा टेस्ट करने पे, नया टेस्ट करने पे, हर टेस्ट पे केवल 4 रुपए की कॉस्ट आती थी। तो एक बार ब्लड मंगाया इन्होंने, अब 4000 रुपये में अगर इन्होंने 100 टेस्ट कर भी दिए तो एडिशनल 400 रुपये लगे, क्योंकि 4 रुपये का एक टेस्ट एडिशनल पड़ रहा था इनको। तो उन्होंने कॉम्बो बना करके अपने वॉल्यूम को बड़ा किया। इसको बोलते हैं कॉस्टिंग। आपको देखना है आपका फोकस कहाँ पे है। कुछ ब्रांड्स का फोकस होता है लॉयल्टी, कस्टमर को लॉयल कैसे बनाए, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस वो लॉयल्टी पे ले आते हैं। मैं इसमें उदाहरण दूंगा आपको एप्पल का। CIRP एक संस्था है जो कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च पे काम करती है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। वो कहती है कि एप्पल का लॉयल्टी रेट 92% है पिछले 3 सालों से। इसको कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने कि 92% है? कैलकुलेट करने का इनका तरीका था कि कैलकुलेशन इस बेसिस पे था कि कितने लोगों ने, 100 में से कितने लोगों ने दोबारा एप्पल फोन खरीदा। अगर 100 लोगों ने एक बार एप्पल खरीदा तो उनमें से कितने लोगों, तो पता चला कि 100 में से 92 लोगों ने दोबारा एप्पल ही खरीदा। तो उसका मतलब क्या है, अगर 3 साल तक ऐसा आ रहा है कि 100 में से 92 लोग एप्पल ही खरीद रहे हैं, 100 में से 92 लोग एप्पल ही खरीद रहे हैं, तो मतलब लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। आपको देखो, मेरी बात सुनो, हर जगह फोकस मत करो। हर भौंकने वाले कुत्ते पे रुकोगे ना और पत्थर मारते रहोगे तो अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए हर जगह भौंकने वाले पे फोकस मत करो। जवाब दे करके काम नहीं करना है, अपने काम से जवाब देना है। जवाब दे करके बातें नहीं करनी है, काम कर करके जवाब देना है आपको। तो सुनना एक बात और समझना एक बात। कैसे पता चलेगा कि आप स्ट्रैटेजी ठीक से समझ गए? आपको असेसमेंट देना जरूरी है, और असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं। और असेसमेंट कहाँ होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लो। और लिंक से डाउनलोड करो। 75% का असेसमेंट लेकर के आना है। ये वीडियो मैंने रोक रखा है आपके लिए यूट्यूब पे, जब तक पूरा 10 डे MBA नहीं होता तब तक मैं वीडियो रोक के रख रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ताकि लोग अपने सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरे देश की मदद कर रहे हैं बिजनेस के कंटेंट में। ये 10 दिन जिसने अटेंड कर लिया, मैं आपको वचन देता हूँ, उसके बाद आप खुद चुनौती दोगे सबको, बॉस कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में। आपको ऐसा कंटेंट फ्री देने वाला हूँ, कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। ऐप पे आपको मैनुअल जो मिल रहा है ना, वो किताब है 10 डे MBA की, वो किताब डाउनलोड कर लो। वो किताब मैं बेच नहीं रहा हूँ, वो किताब एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या ऑनलाइन अमेजॉन या किंडल पे नहीं मिल रही है मेरी। आप उस पर जाइए, ऐप पे जाइए, ऐप पे फ्री में डाउनलोड करिए, और जो स्कोर आपका आ रहा है उसके कंपेरिजन आपको आपके आजू बाजू के लोगों से दिख रहे होंगे, पीयर लर्निंग दिख रही होगी। तो जो लोग कम्युनिटी आपसे जुड़े हैं उनको फिर से बता देता हूं कि मैनुअल का लिंक इस वीडियो के नीचे डाउनलोड कर लो। सेशन खत्म होने के बाद असेसमेंट जरूर दे दीजिएगा। छठा फोकस एरिया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यह है टर्न अराउंड टाइम। साइकिल टाइम की तरह है टर्न अराउंड टाइम, कितनी जल्दी हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। एक लेगो नाम की एक कंपनी है जो टॉयज़ बनाती है बच्चों के लिए। 54 देशों के अंदर लेगो टॉयज़ बनाती है। लेगो के खिलौने बड़े महंगे बिक रहे हैं आज की डेट में, और उनका टर्न अराउंड टाइम हमेशा इस बात पर डिफाइन करता है कि प्रोसेस बनाने के शुरू करने से लेकर प्रोडक्ट फाइनल बन के बाजार में बिकने तक कितना टाइम लग रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो बिजनेस में टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड कितनी जल्दी आप कंप्लीट कर लेते हो, हाउ फास्ट कैन यू सर्व योर कस्टमर, उससे आपकी गुडविल और ट्रस्ट निकल करके आती है। आज हर सिंगल सेकंड में 7 लेगो सेट दुनिया में बिक रहे हैं। 26 लाख लेगो ब्रिक्स हर घंटे बिक रही हैं इस समय। लेगो इतना बड़ा हो चुका है। लेगो ने कैसे किया टर्न अराउंड टाइम? उसने देखा मेरे बनाने के अंदर कई अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं।
सुनो भाई, लोग बिजनेस कर रहे हो ना या करने वाले हो, ध्यान से सुनना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा गेम चेंजिंग कंटेंट दे रहा है आपको, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। जो भी प्रोसेस आपका बनाने के टाइम पे है, उसमें कई अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ कम्युनिकेशन गैप होते हैं जहाँ पे चीज़ें डिले होती है, उनको हटाना है, अपने बॉटल नेक पे फोकस करना है ताकि वर्क इन प्रोग्रेस हमारा रिड्यूस हो सके। जिस कैसे करोगे इसको, मैनुअल स्टेप है कोई, हाँ, उसको हमने ई पेपर को कर दिया, मैनुअल को पेपर को ई पेपर कर दिया, डॉक्यूमेंट को ईमेल सेंड फॉर अप्रूवल, शेयर्ड फाइल्स कर दी कि कोई भी फाइल फाइल है वहीं से देख सकता है, बार बार मांगनी देनी नहीं पड़ेगी। हाँ, स्प्रेडशीट बना दी ट्रैक करने के लिए, ट्रैक अगर करते वक्त आपको अलार्म आ जाएगा, रेड फ्लैग आ जाएगा, भैया काम लेट हो रहा है, काम लेट हो रहा है। तो वर्क फ्लो को ऑटोमेट किया, रेगुलर अलर्ट रिमाइंडर डालने शुरू करे इस पूरे वर्क फ्लो के अंदर। हाई प्रायोरिटी एस्केलेशन, अगर यहाँ गड़बड़ हो रही है फटाफट उसके बॉस को पता चल जाएगा, बॉस में नहीं कर पाओ उसके बॉस को पता चल जाएगा, एस्केलेशन सिस्टम है ये। टाइमलाइन बना रखी है भाई, ये वाला काम जो है ना, इसका टाइमलाइन है, ये वाला काम 90 सेकंड में होना चाहिए, अगर 90 सेकंड के ऊपर हो गया रेड फ्लैग आ जाएगा, अगर 180 सेकंड हो गया रेड फ्लैग आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, डैशबोर्ड बना दिए एफिशिएंसी स्पीड के, और अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो जाए तो प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है कि उस गड़बड़ को मैं कैसे हैंडल करूं, ये तैयारियां करी इन्होंने। इससे इनका टर्न अराउंड टाइम बहुत तेज हो गया। दैट आपको ये देखना है आपकी कंपनी में क्या चीज़ आपको रोक रही है। जो मैं आपको अलग अलग उदाहरण दे रहा हूँ उस समय, मैनुअल आपने डाउनलोड करके रखा हुआ, नोट्स में आप लिख सकते हो, सर्कल कर सकते हो, अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को दिखा सकते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइटल क्या है सक्सेस के लिए, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, आपकी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको स्प्रेड करना है। टर्न अराउंड टाइम पे मैं आपको 7वां उदाहरण भी दूंगा, एक और उदाहरण दे रहा हूँ डॉक्टर लाल पाथलैब का। डॉक्टर लाल पाथलैब सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आए, लोवेस्ट टर्न अराउंड टाइम, हैप्पी पेशेंट, इंक्रीज रेवेन्यू। इन्होंने 3 हिस्से देखे। पहले प्री एनालिटिकल फेज, वो होता है एक सैंपल को एनालाइज करने से पहले कि मैं सैंपल का कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट करके लैब तक कितनी जल्दी ला सकता हूं, उसके स्टेप्स को कैसे रिड्यूस करूं। दूसरा होता है एनालिटिकल फेज, जब सैंपल मेरे यहां आ गया है, जब किसी का ब्लड यूरिन स्टूल आ गया है मेरे पास में, मेरी लैब में आ गया है, तो उसको मैं कितनी तेज चेक कर सकता हूं। और उसके बाद पोस्ट एनालिटिकल, यानी कि रिपोर्ट कितनी जल्दी बनेगी, वेरिफिकेशन और डिलीवरी ऑफ रिपोर्ट कितनी फास्ट हो सकती है। 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इसके लिए होता है प्रोसेस, उसको बोलते हैं लीन सिक्स सिग्मा, जापानीज प्रोसेस है। लीन सिक्स सिग्मा का मतलब होता है कि एक प्रोसेस के अंदर कोई वेस्ट आइटम है जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है ना, जो डिले करती है। सिक्स सिग्मा प्रोसेस क्वालिटी को और डिफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने कुछ काम किए। पहला, ऑटोमेशन किया, मैनुअल सैंपल को प्रोसेस करने की जगह ऑटोमेटिक मशीन कैसे प्रोसेस कर सके। दूसरा, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कैसे हो सके रिजल्ट का, कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना हो। तीसरा क्या किया, राइट बारकोड और लेबल लगाए। हाँ, क्योंकि एक रीलेबलिंग की का टाइम 5 मिनट एक्स्ट्रा लगता था पर सैंपल। अगर लाखों सैंपल आ रहे हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा। तो 5 मिनट को बचाने के लिए राइट बारकोड और लेबल कर दिए। और चौथा क्या किया, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करके सैंपल का रिजल्ट दे सकें। आपसे मैं ये कह रहा हूं, आप जहां ध्यान केंद्रित करोगे आपको वही मिलेगा। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं, जिधर फोकस करोगे वो अचीव हो जाएगा। आपकी कंपनी का फोकस क्या होना चाहिए, किस तरह के फोकस को चुनना चाहिए। मैं 8वां उदाहरण दे रहा हूं आपको, नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर है मतलब कितने लोग आपके प्रमोटर हैं, कितने डिट्रैक्टर हैं। हाँ, कितने लोग आज आपको बुराई कर रहे हैं, कितनी आपकी तारीफ कर रहे हैं। अभी मेरे खिलाफ कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी, बुराइयां कर रहे थे, ये कंट्रोवर्सीज चली जाएंगी जब आपको इतना वैल्यू क्रिएट करता रहूंगा। मैंने क्या बोला, आपको अपने काम से जवाब दूंगा, और इसको आप देखोगे ना, आप खुद महसूस करोगे डॉक्टर बिंद्रा कितना वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं। ये पूरा वीडियो देखना, आपको जो आखिरी स्ट्रैटेजी है हंस के पागल हो जाओगे, मजा आ जाएगा। नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है, ओबरॉय होटल का एग्जांपल देता हूं। ओबरॉय होटल जो है ना, उसको वोट किया जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट चेन, हाँ, बाय वेरियस ट्रैवल साइट्स। क्योंकि ना इसमें इनके फाउंडर जो थे राज बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय, उनका भी थोड़े दिन पहले देहांत हुआ है। ये कहते हैं कि नेट प्रमोटर स्कोर, कितने लोग मेरे प्रमोटर हैं, कितने लोग बाजार में मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट है। हाँ, आप कितनी भी मेहनत कर लो उसका फ़ायदा नहीं है, वो मीनिंगलेस नंबर है। अगर आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा, और कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए आज मैं भी अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये इतना प्रीमियम कंटेंट है, ये प्रीमियम कंटेंट कहीं पेड में भी दिखा देना पूरे भारतवर्ष में, जो मैं फ्री में दे रहा हूँ। पेड में भी कोई नहीं देगा जो मैं फ्री में दे रहा हूँ। हाँ, तो इस सारे के सारे सवालों का जवाब ये 10 डे MBA फ्री है, फ्री। हाँ, इसमें कोई स्कैम नहीं है, कुछ कमर्शियल नहीं है, कुछ लिया नहीं जा रहा है आपसे। आपको केवल भरपूर
सॉलिड कंडेंस्ड विदाउट गैस टक 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 ज्ञान दे रहा हूँ आपको। अगर अपना नेट प्रमोटर स्कोर अच्छा करना है तो कल्चर ऐसा बनाओ जहाँ प्रॉब्लम्स को ढूंढ सको, अपने प्रमोटर्स के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, और जो डिट्रैक्टर है यानी कि जो आपकी बुराई करता है उसको ओपन माइंड से सुनो, क्रिटिसिज्म को बुरा मत मानो। ओवरऑल गेस्ट सेटिस्फैक्शन जो है वो आपके लिए सबसे ऊंची चीज़ है, वो सैक्रोसैंक्ट है, वो एपेक्स है, वो आपके लिए भगवान है कि गेस्ट सेटिस्फैक्शन कैसे कर सकूँ। हर स्टाफ मेंबर आपका उसके अंदर काम करना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट करना, ये कल्चर होना चाहिए कंपनी में, पर्सनलाइजेशन का कल्चर। एक एक आदमी को पर्सनल फीलिंग दो, ऐसे रिस्पॉन्स, क्योंकि अनरिस्पॉन्सिव रहोगे कस्टमर को, ये लूज करने का सबको एक श्योर तरीका है। और ये जो MBA का मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ ना, इसमें कई लोग कमाल का खाना बनाते हैं पर उनका खाना केटरिंग बिजनेस तक रह जाता है, रेस्टोरेंट चेन नहीं बन पाता। कुछ लोगों में फैशन सेंस होता है लेकिन कपड़ा बुटीक तक रह जाता है, बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता। इसीलिए आज 10 डे MBA में अपने सपनों पे रिग्रेट नहीं, उसको रीब्रांड करो, उसको रीब्रांड करो। नौवा उदाहरण दे रहा हूं, प्रोडक्ट रेंज। कुछ लोग प्रोडक्ट रेंज बढ़ा के धंधे को बड़ा करते हैं। भाई मैं अभी तक खाली 10 आइटम बना रहा हूँ, 10 को 100 कर दूंगा और मार्केट में मेरा रेवेन्यू फैल जाएगा। ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे ज़्यादा रेवेन्यू हो सकता है। ये यूनिलीवर का उदाहरण देता हूँ। यूनिलीवर हेयर केयर में भी है, हैंड वॉश में भी है, बॉडी वॉश में भी है, स्किन केयर में भी है, कॉस्मेटिक्स में भी है, डिटर्जेंट में भी है, आइसक्रीम्स में आ गया, ग्रीन टी है, स्पाइसेज है, ड्रेसिंग्स हैं। उसने इसका तरीका अपनाया, उसने कहा सब कुछ खुद बनाऊंगा। दो तरीके हैं, एक मैं जिससे बनवा रहा हूँ या तो उसको खरीद लूँ, एक या जो कोई अच्छा बना रहा है मैं उसको खरीद लूँ, मेरे कॉम्पिटिशन में बना रहा है या तो उसको खरीद लूँ, या जो मुझे बना करके दे रहा है और मैं अपने ब्रांड में बेचता हूँ मैं उसी को खरीद लूँ। दो तरीके इसने अपनाए। इसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इतना एक्सपैंड कैसे किया, GSK हेल्थ केयर के साथ में इसने न्यूट्रिशन हेल्थ फूड ड्रिंक के लिए मर्जर कर लिया। इसने एक्वा जेल केमिकल कंपनी को खरीद लिया जो कि सोप और डिटर्जेंट बना करके इसको दिया करती थी, अब उसको खुद ही खरीद करके बड़ा कर दिया। इसने वेलबींग न्यूट्रिशन, कॉन्शियस फूड, हेल्थ और वेलनेस सेगमेंट पे उसको भी खरीद लिया। माशिया दी हट्टी, MDH, असली मसाले सच सच, आपको नहीं मालूम होगा, सेकंड लार्जेस्ट लीडर है इंडियन स्पाइस मार्केट में मसालों में, ये इसने खरीद लिया यूनिलीवर ने। नाम MDH का चल रहा है पर वो यूनिलीवर का पार्ट है अब इस समय। 51% वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी आयुर्वेदा, अश्वगंधा, जिनसिंग, फ्लैक्सीड, पोमेग्रेनेट म्यूसली, बार्ले ग्रास, ये इसने कंपनी बहुत बड़ी एक और खरीदी है। एक वी वॉश कंपनी थी जो कि फीमेल इंटीमेट हाइजीन कैटेगरी पे, फीमेल जो इंटीमेट हाइजीन होती है ना, उनको जननेंद्रियों में समस्या ना हो उसके लिए हाइजीन की कैटेगरी थी। उसको अंडर पेनिट्रेटेड बट नाउ रैपिडली ग्रोइंग मार्केट, टाइम से खरीद लिया। आदित्य मिल्क से ये लोग क्रीम और फ्रोजन डेजर्ट बनाने के लिए उसको खरीद लिया इन्होंने। इंदु लेखा जो हेयर ऑयल बनाया करता था, प्रीमियम हेयर ऑयल ब्रांड आयुर्वेदिक, उसको खरीद लिया। ये इनका फोकस है कि हम अपने आप को बढ़ाने के लिए या तो अपने कंपटीशन को खरीद लें या जो मुझे बना करके सप्लायर दे रहा है उसको खरीद लें। ये मेरे अगेंस्ट लड़ रहा था, ये मुझे सपोर्ट कर रहा था। अगेंस्ट लड़ने वाले को भी खरीद लूँ, सपोर्ट करने वाले को भी खरीद लूँ और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा कर लूँ। अलग अलग चीज़ों पर फोकस करने से आप कहीं नहीं पहुँच सकते, आप कितने भी सक्षम क्या ना हो। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का यही तरीका है। ये मैं स्ट्रैटेजी के चैप्टर में एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बिना केस स्टडी एग्जाम्पल के मैं कोई कॉन्टेंट देता ही नहीं हूँ। क्योंकि प्लानिंग अगर बिना आप एक्शन के देखो, अगर प्लानिंग कर लिया आपने और एक्शन नहीं लिया बेकार हो गया, और एक्शन ले लिया प्लानिंग नहीं किया तो फेल हो जाएंगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो आपकी ज़िंदगी को, आपके धंधे को बहुत क्रिटिकल है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, आपको आज मैं एक और काम दे रहा हूँ अपने साथ में। ये तीसरे दिन का एपिसोड है। अगर आपको लर्निंग का डे 3 है, हाँ ये सब कुछ फ्री है, लेकिन आप इसका फीडबैक दे सकते हो और इस फीडबैक के बदले मैं एज अ ग्रैटिट्यूड आपको गिफ्ट दूंगा। आप एक वीडियो बनाओ कि कौन सा मैसेज आपको अच्छा लगा, और वीडियो के साथ में हैशटैग डालो जॉइन 10 डे MBA, हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये दो चीज़ें डालना। दो चीज़ें डालोगे, मैं एज अ ग्रैटिट्यूड आपको एक नंबर नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप मुझे भेज दो उसको, लिंक को आप लिंक को भेज दो जो भी आपने पोस्ट किया है। उसे कोई देखे ना देखे, लेकिन अगर आपने पोस्ट किया है तो मैं आपको हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा कोर्स देने वाला हूँ। इस कोर्स में 50 कोर्सेज हैं, 1000 वीडियोज़ हैं, 180 घंटे का कंटेंट है, 2000 रीडिंग मटेरियल है, 45 प्रोफेसर सिखा रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये 13,000 रुपये का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा अगर आप मेरे लिए इतना एफर्ट करें, लोगों को बताएं हैशटैग जॉइन 10 डे MBA। हाँ, इतना लिखना है आपको, बस खाली अपना एक वीडियो बनाना है कि आपको कैसा लगा इवेंट, आपको पसंद आया, आपको फ्री में करने को मिला, आपको वैल्यू मिली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो आपको कहने का मन करे हैशटैग जॉइन 10 डे MBA और साथ में हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये दो हैशटैग के साथ आप ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डालो। आप इसको डालोगे और मेरे को इसका लिंक भेज दोगे, नीचे मैंने डिटेल दिया, वहाँ लिंक भेज दो। मैं आपको 50 कोर्सेज, 1000 वीडियो, 180 घंटे का कॉन्टेंट, 2000 रीडिंग मटेरियल, 45 प्रोफेसर्स के साथ हाउ टू स्टार्टअप का देने वाला हूँ, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल,
फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, $0 मार्केटिंग, फंड रेजिंग, हाउ टू सेल, ई कॉमर्स, कस्टमर सर्विस, बिजनेस ऑटोमेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, बजटिंग, सब कुछ फ्री देने वाला हूँ। इतना बड़ा फ्री गिव अवे मैंने लाइफ में कभी नहीं दिया। अगर लोगों ने सोचा ना मैंने उनसे लिया है, तो आज दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ और खूब खुल के दे रहा हूँ आपको। अब मैं अगले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की तरफ चलता हूँ, कोका। कोका होता है, ये जीरोधा का एग्जाम्पल दूंगा। कोका मतलब कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट। ये पिछले 2 एपिसोड में आप मुझसे सीख चुके हो कोका क्या होता है। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर जो कि हाईली प्रॉफिटेबल है, और आज आज इतने इंडियन स्टार्टअप इतने प्रॉफिटेबल नहीं है जितने ये हैं, क्योंकि इनका कस्टमर को लाने का कॉस्ट 0 हो गया। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, जो ब्रोकर फीस थी इनकी उसको ख़त्म कर दिया। कमीशन रेट जो थे पहले 1.2% कमीशन रेट होते थे 80s में, आज क्या कर दिया, 0.1 कर दिया 1.2 से। इन्होंने टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ला दिया। किसकी बात कर रहा हूँ, जीरोधा ने। और उसके कारण क्या हुआ, इंटरनेट फर्स्ट, इंटरनेट का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना। आपको कोई लाइव ब्रोकर नहीं चाहिए यहाँ पे। आपको ट्रेड की एडवाइस देने के लिए कंपनी हैज़ नो कॉस्ट टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड। और इससे क्या हुआ कि जैसे प्राइस लो किया, प्राइस पर ट्रेड लो कर दिया, तो इनका मार्जिन पर ट्रेड अपने आप बढ़ गया। जीरोधा ने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने अपनी फीस को 20 रुपया पर ट्रेड कर दिया, कमीशन नहीं किया। अगर आपने 10,000 रुपये का ट्रेड किया तो भी 20 रुपया, और 1 करोड़ रुपए का ट्रेड किया तो भी 20 रुपया। मान लो अगर ये परसेंटेज ले लेते, तो 10,000 पे 1% और 1 करोड़ रुपए पे 1%, 1 लाख रुपए कस्टमर को देने पड़ जाते। इससे क्या हुआ, बड़ा ट्रेड करने वाले लोग आ गए, बड़ा ट्रेड करने वाले लोग आ गए, बड़ा वॉल्यूम हुआ, बड़ा वैल्यूएशन हुआ, बड़ी कमाई हो गई। तो इन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई कि कस्टमर को लाने की कॉस्ट को कैसे जीरो कर दूँ। मुफ्त में आपको मुसीबत मिलती है, मुफ्त में मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, मुफ्त में तकलीफ़ें आती हैं, मुफ्त में मैं आपको समाधान दे रहा हूँ, मुफ्त में आपके पास समस्याएं आती हैं, डिफ़िकल्टी आती है, मैं आपको मुफ्त में पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। लेकिन ये फ्री सुन के फ्लावर मत समझ लेना, ये फायर है, दमदार नॉलेज है, 10 दिन का कॉलेज है। आज तीसरा दिन है, स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। अगले 7 दिन में मैं आपको मार्केटिंग, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स, एचआर, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर, बिजनेस ऑपरेशंस, एक्सपेंशन, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क सब सिखाऊंगा। जितने बिजनेस कोच देश के अंदर हैं सबका खूब सम्मान है, लेकिन अटेंड करना वहाँ पे करके, और या फ्री अटेंड करना, और कंपैरिजन मुझे फीडबैक में दे देना। हर एक दिन अटेंड करना, मिस करना है कि आपके लिए मिस्टेक होने वाली है। कि मैं आपको ये 10 दिन के अंदर एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क तक लेके जाने वाला हूं। बहरहाल अभी 11th स्ट्रैटेजी है यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो बनाते हो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है। लोगों को इस समझ में नहीं आता। एक समोसा बनाने वाला मेरे इवेंट में आया था, मैंने पूछा समोसा कितने का बेचते हो, कह रहे 15 रुपए का। मैंने कहा कितने का बन जाता है, कह रहे बन जाता होगा 5 रुपए का, 4 रुपए का। उसको अपना यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया। बाल काट रहा था एक बंदा, बाल काटते हुए 100 रुपये में बाल काट रहा है। मैंने बोला बाल काटने की कॉस्ट क्या है, कह रहे कुछ भी नहीं, बाल काटने की क्या कॉस्ट है, टाइम लगता है, बस कट 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 बाल कट जाते हैं। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स, एक आइटम जो आप बना रहे हो उसका एक्चुअली पर यूनिट कॉस्ट होता क्या है। बाल काटने वाले का उदाहरण ले लेते हैं। आपका प्राइसिंग कभी ठीक नहीं हो सकता अगर आपको कॉस्टिंग, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया। इतनी साधारण भाषा में हिंदी में सिखा रहा हूँ आपको यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। मैं इसको आपको मैथमेटिक्स से समझा देता हूँ। अगर एक रफ नंबर्स ले रहा हूँ, रफ नंबर्स बस समझाने के लिए नंबर ले रहा हूँ। अगर एक कैंची 100 रुपये की आ रही है और मान लो वो कैंची 100 बार बाल काट रही है, तो एक बार बाल काटने पे 1 रुपये आपकी कॉस्ट आई। अगर एक कंघी आपने यूज़ करी वो 10 रुपये की आ रही है और उस कंघी को आप 100 बार यूज़ कर रहे हो उदाहरण के लिए, तो उस कंघी का एक बाल काटने पर 10 पैसे की कॉस्ट आई। अगर आप पानी के स्प्रे की बॉटल जिससे बाल पे छिड़कते हैं वो 100 रुपये की आ रही है और उससे 500 बार बाल छिड़क लेते हो, तो यानी कि 20 पैसा लगा आपका एक बार बाल काटने में। तो लोग को पता ही नहीं होता कि मैं कॉस्ट कैसे निकालूं। अगर आप कपड़ा चादर लपेट रहे हो बाल काटते वक्त और वो 100 रुपये का आ रहा है और वो 100 बार लपेटा जाता है, तो कपड़ा लपेटने की कॉस्ट 1 रुपये आई। अगर कुर्सी है जिस पे बैठा के बाल काट रहे हो वो 2,000 रुपये की है और उस पर 4,000 बार उस कुर्सी पे बाल काटते हो नई कुर्सी खरीदने से पहले, तो उस कुर्सी की कॉस्ट एक बार बाल काटने में 50 पैसा है। ऑयल और वैक्स यूज़ कर रहे हो, है ना, फोम यूज़ कर रहे हो, वो 100 रुपये का है और उससे आप 50 बार आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो 2 रुपये की कॉस्ट आई। तो 1 रुपया, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया, 50 पैसे, 2 रुपया, ये अलग अलग प्रकार की कॉस्ट है। आपका मान लो बिजली का बिल है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से डिवाइड कर लो कि एक ट्रांजैक्शन पे बिजली कितनी लग रही है। अगर आपका किराया है 10,000 रुपया और आपका आपके 10,000 रुपये किराए में 1,000 बार आपके कोई ना कोई बिलिंग हो रही है, बाल कट रहा है, फेशियल हो रहा है, कुछ हो रहा है, 1,000, तो आपको उसका किराए का आपका 5 रुपया लग गया। ऐसे सारा का सारा कॉस्ट जोड़ोगे तो पता चलेगा एक बार बाल काटने के कितने पैसे लगते हैं, उस हिसाब से आप पैसा बाजार में चार्ज करोगे। इसको बोलते हैं यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स। अगर यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स आपका फोकस एरिया है तो उसको
फोकस एरिया बनाओ, वहाँ से आपको समझ में आएगा क्या वेस्ट है और किस चीज़ को ख़त्म करूँ और कहाँ से अपने मार्जिन बना के धंधे को बिल्ड करूँ। ये नहीं मैं हवा नहीं है, रियल कंटेंट दे रहा हूँ, रियल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। बाहर जो भी शोर है ना उसको इग्नोर करो, 10 डे MBA की लर्निंग को लेकर श्योर रहो। हाँ, फोकट में मिल रहा है लेकिन बिना फोकस के ये बेकार है, आपके किसी काम का नहीं है। नीचे चाहे कुछ भी गाली बकते रहे लोग, कुछ भी बोलते रहे, अभी थोड़े दिन में आपको दिखाई पड़ जाएगा। हाँ, जब अब जो शेर दहाड़ने के लिए आ गया, अपने काम से जवाब देने जा रहा हूँ मैं। फोकस तरीके से नोट्स बनाते रहना और आपको फायदा आएगा। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? नोट्स के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी है जो आपको पूरी किताब 10 डे MBA की मिल रही है। उस 10 डे MBA की किताब को खोलो, साथ में वहीं असेसमेंट है, ऑनलाइन असेसमेंट दो, 75% मार्क्स अचीव करो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा प्रोग्राम अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। 12वीं स्ट्रैटेजी पे आते हैं, AMGR, इसको क्या बोलते हैं? एनुअल मंथली ग्रोथ रेट। इसको क्या बोलते हैं? कुछ होता है आपका कैगर, कंपाउंडेड एनुअल मंथली ग्रोथ रेट, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रेट या एवरेज मंथली ग्रोथ रेट, दो चीज़ पकड़ लो, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रेट या एवरेज मंथली ग्रोथ रेट। कुछ लोगों को ग्रोथ रेट को समझना चाहिए कि ग्रोथ रेट मेरा कहाँ से आएगा। इसमें मैं अमूल का एग्जांपल दूंगा। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अपने ग्रोथ रेट पे कंटिन्यूसली काम किया। किसने शुरू किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या किया था उन्होंने? वो वाइट मिल्क मैन ऑफ इंडिया माना जाता है, फादर ऑफ डेयरी मूवमेंट, वाइट रेवोल्यूशन लेकर के आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनका मानना था वैल्यू फॉर मेनी और वैल्यू फॉर मनी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैल्यू दे सकूं और कीमत पैसे की भी वैल्यू सामने वाले को मैं दे सकूं। अब इनके बाद आए रुपिंदर सिंह सोडी, RS सोडी, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्होंने कुछ 6 जबरदस्त काम किए। पहला, इन्होंने कहा कि भाई मेरे को अगर मंथली ग्रोथ रेट चाहिए, मुझे हर महीने रेवेन्यू बढ़ाना है, मुझे एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए, हर साल मुझे रेवेन्यू को डबल करना है, बड़ा करना है, डबल करना है, बड़ा करना है। 8,000 करोड़ पे जब ये आए थे, आज 55,000 करोड़ पे कंपनी को ले गए। 8,000 करोड़ से 55,000 करोड़ पे कैसे गए? सीखने की बात है ये। आज सीखोगे तो धंधे को बड़ा करोगे। इन्होंने क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करी। पहला, मेरे को मिल्क को लेके आने की, प्रोक्योरमेंट की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी लेके आए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क कहाँ से लेकर के आ सकूँ, कम्युनिटीज़ बना सकूँ। दूसरा, जब मिल्क आ गया तो उसको प्रोसेस कैसे करूँ, वो रॉ मिल्क होता है उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी जगह जगह कहाँ लगाऊँ। तीसरा, अब उस मिल्क को बेचने का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाऊँ। अलग अलग वर्टिकल बनाए, अलग अलग टीम्स बनाई। भाई तुम्हारी काम है प्रोक्योरमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा दूध इकट्ठा करना। भाई तुम्हारी टीम का काम है प्रोसेस, ज़्यादा से ज़्यादा दूध को स्पीड से प्रोसेस करो। भाई तुम्हारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन, तुम कैसे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और काउंटर बढ़ा सकते हो। अलग अलग टीम्स बनाई इन्होंने। टीम बनाने के बाद अब आए चौथे, एक नई टीम बनाई कि भाई मैं इस जो दूध आया उससे 50 नए प्रोडक्ट 7 साल में इन्होंने तैयार कर दिए। भाई दूध से बहुत कुछ बनता है, केवल दूध से दूध नहीं बिकता, दूध से कई आइटम बनती है। तो एक टीम बनाई जो बोले कि इस दूध से अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करो। फिर इन्होंने 5वीं टीम बनाई जो फार्मर की रेवेन्यू को, फार्मर के इनकम को कैसे 4 गुना बड़ा कर सकें। फिर 6ठी टीम बनाई कि मिल्क प्रोक्योरमेंट का जो प्राइस है उसको बढ़ा कर दिया ताकि सामने वाला फार्मर कमा सके। और इसके कारण जो फाइनली फाइनेंस की टीम ने देखा, टर्नओवर इनका 238% बना। और ये वर्गीस कुरियन जी के साथ में 32 साल काम किया और लगातार इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक फॉर्मूला बना लिया कि मिल्क को लाने की कॉस्ट, मिल्क को प्रोसेस करने की कॉस्ट, मिल्क को पैकेज करने की कॉस्ट होनी चाहिए केवल 15%। मान लो 100 रुपये लीटर दूध है उदाहरण के रूप में, तो 15 रुपये में मैं मिल्क को लेकर के आने में, प्रोसेस करने में, पैक करने में लगाऊंगा। उसके बाद रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा 5 रुपया, यानी कि 15 और 5, 100 में से हो गया 20 रुपया, और 80 रुपया दे दूंगा किसान को। अब इससे किसान इनके पास खुश रहता है, सारा किसान अमूल को दूध देता है। समझ में आ रही है आपके बात? यानी कि मिल्क को लाने की, प्रोसेस करने की, पैक करने पे मैं 15 रुपए लगाऊंगा 100 में से, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को 5 रुपए दूंगा दूध बेचने के लिए। इसीलिए रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर दूध की ऐड नहीं करता, दूध लोग अपने आप खरीद के लेके जाते हैं, उसको 5 रुपए मिलता है। मान लो 100 रुपए लीटर दूध है तो उदाहरण के लिए 100 रुपए लीटर बोला समझाने के लिए, और ये लग गया 20 रुपया, 15 और 5 80 रुपये चला गया किसान के पास। तो किसान इनके साथ पूरा जुड़ता चला गया और उसके बाद ये एक्सपैंड करते चले गए। आप आज देख सकते हैं कि क्वालिटी 1000 करोड़, पराग आप देख लो 1700 करोड़, मदर डेयरी 7800 करोड़, नेस्ले 10,000 करोड़, और ये कितने पे चले गए भाई? भी चले गए 55,000 करोड़ पे। सारे के सारे अम्ब्रेला ब्रांडिंग कर दी, सबका नाम अमूल रखा, हर एक का नाम अलग अलग नहीं रखा। चाहे आइसक्रीम हो, चाहे दूध हो, चाहे मक्खन हो, चाहे इनके पनीर हो, चाहे इनका मिल्क मेड हो, चाहे उनका कुछ भी, मतलब जो रसगुल्ले हो, सब कुछ हो। ये हो गया इनका कि कैसे मैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कर सकता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर आपका फोकस है। सेल्स फोर्स जो हो,
ये लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर से पे काम करते हैं। कस्टमर लंबे समय तक, उनको एक बार ERP CRM लगा दिया, अब कस्टमर से हर महीने सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता रहेगा। ये है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। आपका फोकस एरिया क्या है? सफल योद्धा औसत आदमी होता है वैसे, लेकिन फोकस उसका लेजर जैसा होता है। ये ब्रूस ली का कहना है। ब्रूस ली का क्या कहना है? और सफल आदमी भी बिल्कुल औसत ही होता है, वो सफल योद्धा है लेकिन औसत होता है, पर उसमें उस औसत आदमी में एक चीज है, फोकस। वो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। फोकस की डेफिनेशन आज आपको दे देता हूं अपनी। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। एक कोर्स पकड़ो और उस पर भागते रहो जब तक तुम सफल ना हो जाओ। रास्ते में बहुत मारने पीटने वाले आएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगे, आप तकलीफ में चले जाओगे, दुनिया आपको छोड़ जाएगी, परेशान हो जाएगी, लेकिन फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, तब तक आगे चलना हमारे को, उसको बोलते हैं। हाँ, और सफल वही होता है जिसके पास सक्सेस फोकस का फ्रेमवर्क हो। मेरा एक प्रोग्राम है और उसके बारे में एक लाइन में बता देता हूँ, बीबी इम्पैक्ट। मैंने आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाया, जैसे 52 फ्रेमवर्क दिए हैं, 52 लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन दिए हैं, 26 लाइव सेशंस ऑफ एक्सपर्ट दिए हैं, 800 इन्फ्लुएंसर्स के मैंने 800 आपको इम्प्लीमेंटेबल टेम्पलेट्स दिए हैं, साथ में बड़ा बिजनेस कोच दिया है, एक बहुत इवॉल्व कोच जो आपको किसी भी समय आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। इस बीबी इम्पैक्ट के बारे में जानना अगर आप चाहते हैं तो जो आप हमारा एक फ्री वेबिनार करने जा रहे हैं शाम 7:30 बजे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो मेरा पेड प्रोग्राम है। फिलहाल अभी हम फ्री प्रोग्राम की बात करते हैं। बीबी इम्पैक्ट के लिए आप अपने एडवाइजर को फ़ोन कर सकते हो, आप फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिटेल ले सकते हो। फिलहाल इस फ्री प्रोग्राम में दूसरी स्ट्रैटेजी होशिन कैनरी। अब जब बिजनेस को फोकस में आगे लेके जाते हैं तो स्ट्रैटेजी एक है बड़ी काम की, जापानीज को बोलते हैं होशिन कैनरी। होशिन कैनरी मैं समझाता हूं। विजनरी कंपनी में 1% विजन और 99% अलाइनमेंट चाहिए होता है। जैसे जैसे टीम बढ़ती है अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे 10 लोगों की टीम है, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। गोल्स जो है ना, वो उसको पहुंचने के लिए आप ऐसे को समझो, होशिन का मतलब होता है डायरेक्शन और कैनरी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे समझो आप, जापानीज है, आसान भाषा में समझाऊंगा। होशिन मतलब कंपनी को किस दिशा में एग्जैक्टली जाना है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सीख लिया आपने, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिसाइड किया, आप होशिन डायरेक्शन फाइनल करोगे। कैनरी उस डायरेक्शन को अचीव कैसे किया जाए, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। हाँ, देखो इसको डिवाइड करके बताता हूं। देखो जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो एक सेंटेंस कहा जाता है, हाउ डू वी मैनेज अवर डायरेक्शन। होशिन कैनरी, हाउ डू वी मैनेज अवर डायरेक्शन। मैनेज कैनरी हो गया, डायरेक्शन होशिन हो गया। यानी कि जो मैनेज करते वक्त कम्युनिकेशन करना है उसको बोलेंगे कैनरी। भाई ये आपको अचीव करना है, तेरा रोल क्या है, तेरे टॉप 3 गोल्स क्या है, कम ऑन तेरा रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है। हर आदमी का रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है। जूनियर एम्प्लॉय का रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है। एक रोल क्या है, उस रोल को अचीव करने के लिए टॉप 3 गोल्स क्या है, उसको कम्युनिकेट करना। पर रोल क्या है वो है होशिन, और टॉप 3 गोल्स क्या है, कैसे करोगे, वो है कैनरी। तो कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डायरेक्शन, ये होता है होशिन कैनरी। आसान भाषा में समझा रहा हूं। हो का मतलब है डायरेक्शन, शिन का मतलब है नीडल, उस नीडल को पकड़ के रखना डायरेक्शन की, ये हो गया हो शिन। और कैन का मतलब है कंट्रोल, कि मैं वहां जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। और री का मतलब है मैं वहां क्यों जा रहा हूं, रीजन। तो होशिन हो गया मेरा कंपास डायरेक्शन, कैनरी हो गया मेरा मैनेजमेंट। जब मेरा कंपास डायरेक्शन और मेरा मैनेजमेंट सब का सब अलाइन होकर के एक दिशा में चल रहे होंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। वहां जाएंगे कैसे यार, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्या था, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, होशिन कैनरी करके जाओगे। होशिन का मतलब है कंपास, हर आदमी को क्लियरली उसका कंपास मिल जाए। और कैनरी का मतलब है मैनेज करना, कि वो वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हाँ, देखो आप इसको ऐसे समझो, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बीइंग इफेक्टिव और बीइंग एफिशिएंट। बीइंग इफेक्टिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग एफिशिएंट। होशिन में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव, और कैनरी है एफिशिएंसी, कितनी स्पीड से मैं वहां जाता हूं। हाँ, आपको क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी वर्सेस प्रायोरिटाइजिंग द शेड्यूल। जवाब दो। आप सब भी सोचो जो मेरे आसपास बैठे हो, स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी या प्रायोरिटाइजिंग द शेड्यूल। ज़्यादातर लोग बताएंगे प्रायोरिटाइजिंग द शेड्यूल, स्केड्यूल को प्रायोरिटाइज करो, लेकिन रियल आंसर है स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी। पहले मैं प्रायोरिटी को स्केड्यूल कर लूँ, मेरे पास में 10 प्रायोरिटी है, स्केड्यूल कर लूँ, ये टॉप 2 पे काम करेंगे, टॉप 1 पे काम करेंगे। पहले प्रायोरिटी आएगी, फिर उसके बाद स्केड्यूल आएगा, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा, क्या क्या करूँगा, आज का स्केड्यूल क्या है, कल का स्केड्यूल क्या है, परसों का स्केड्यूल क्या है, लेकिन प्रायोरिटी दिशा है मेरी। जब ये चीज़ समझ में आती है तो ऑर्गेनाइजेशन अलाइन होती है। जितनी ज़्यादा अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन हो उतनी इफेक्टिवनेस आती है। ये मैं आपको 8वें दिन सिखाऊंगा कि कैसे प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई किया जाए, पर अभी एज स्ट्रैटेजी होशिन कैनरी समझ में आना चाहिए। मैं एक पजल देता हूं आपको। अगर आप एक जंगल में खो गए
और 11:30 बज रहे हैं रात के, और 12 बजे तक आपको उस जंगल से बाहर निकलना है। आसपास घूम रहे हैं आप, जंगल में देख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है कहाँ जाना है, और आपके पास आधा घंटा बचा है, और आधे घंटे के अंदर बाहर निकलना है। नहीं तो रूल क्या है, 12 बजे आप वहाँ मारे जाओगे। 12 बजे चुड़ैल आएगी, आपको खा जाएगी, मार देगी। 12 बजे ही निकलती है वहाँ प्रेतात्मा चुड़ैल। 11:30 से 12, 12 भी नहीं, आपको 11:59 पर निकलना है। 12 बजते गेम ओवर। अब आधा घंटा आपके पास में। अब इस पजल में आप देख रहे हो पूरे घने जंगल के अंदर खड़े हो और आधा घंटा आपके पास में है। तो उस आधे घंटे के अंदर आपको दो ऑप्शन दी जा रही है, एक घड़ी और एक कंपास। तो अब क्या लोगे? घड़ी लोगे आधा घंटा टाइम मैनेज करने के लिए कि आधे घंटे में निकलना है, या कंपास लोगे डायरेक्शन मैनेज करने के लिए? आप टेक्निकली कंपास लेना चाहिए आपको। कंपास से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, मुझे इस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में भागूंगा, चाहे मुझे उस सर्कल का डबल रेडियस कवर करना पड़ जाए, लेकिन डायरेक्शन एक रखूंगा और यहाँ भागते जाऊंगा भागते जाऊंगा भागते जाऊंगा भागते जाऊंगा। टाइम देख के क्या होगा, कभी इधर भागा टाइम निकल गया, कभी उधर भागा रास्ता नहीं मिल रहा, इधर भागा उधर भागा टाइम निकल जाएगा। टाइम देखने से नहीं, टाइम नहीं मैनेज करना है, डायरेक्शन मैनेज करना है। ये है होशिन कैनरी। जब पूरी कंपनी का डायरेक्शन मैनेज हो जाएगा ना, तो वो कम टाइम में वो डायरेक्शन को पहुंच जाएंगे, अचीव कर जाएंगे। लेकिन पूरी कंपनी अगर टाइम मैनेज करती रहेगी और डायरेक्शन मिस होगी, अलग अलग डायरेक्शन में भागेगी। हाँ, अगर अर्जुन का जो रथ था उसमें 5 घोड़े थे और पांचों घोड़ों अगर अलग दिशा में भागे ना, तो घोड़ा उलट जाएगा और अर्जुन युद्ध हार जाएगा। लेकिन अगर अर्जुन को घोड़ों को डायरेक्शन देना आता है, हाँ, कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और इतनी तेज रस्सी चलानी है, तो जो डायरेक्शन है वो है होशिन, और रस्सी कैसे कंट्रोल करनी है वो है कैनरी। साधारण भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, जापानीज टूल, इतना बढ़िया टूल, साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। हाँ, होशिन कैनरी टोयोटा, HP, जेरोक्स जापान के अंदर सब फॉलो करते हैं। टोयोटा तो होशिन कैनरी को 1960 से यूज़ कर रहा है, पूरी कंपनी में इंप्लीमेंट करता है। इंडियन कंपनीज में आनंदा डेयरी है, आनंदा डेयरी इसको बहुत इंप्लीमेंट करता है होशिन कैनरी को। इसको आप ऐसे पकड़ो, आप पहले आप होशिन को समझो। आप एक होशिन में हो गया ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय की रोल क्लैरिटी और गोल क्लैरिटी और एनुअल ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका होशिन। फिर आएगा आपका कैनरी। हाँ, कैनरी के नीचे, नीचे कैनरी में क्या है, उस डायरेक्शन को, उस रोल क्लैरिटी को, गोल क्लैरिटी को मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं, रिव्यू कैसे करूं, रिव्यू और इम्प्लीमेंट कैसे करूं, मंथली और वीकली रिव्यू कैसे करूं, क्वार्टरली रिव्यू कैसे करूं कि वो डायरेक्शन को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, अरे थोड़ा इधर गए रिव्यू करके ठीक किया, थोड़ा इधर गए रिव्यू करके ठीक किया, थोड़ा फिर गलत गए रिव्यू करके ठीक किया। एक डायरेक्शन में लेकर के ऑर्गेनाइजेशन को चलना है, इसको बोलते हैं होशिन कैनरी। याद है स्ट्रैटेजी की शुरुआत में मैंने क्या बोला था, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। होशिन कैनरी अप्लाई करके उस गोल की तरफ, उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की तरफ जाओगे। इतना अमेजिंग वेल कनेक्टेड कॉन्टेंट है ये। इससे क्या होगा, आपके वेस्ट काम बच जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका लैक ऑफ डायरेक्शन से आप एफिशिएंट हो जाओगे, डायरेक्शन इंप्लीमेंट होने से एफिशिएंट हो जाओगे। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन साइकिल शॉर्ट हो जाएगा, सबको पता है एग्जैक्टली, वो उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, डा 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 सेम बात रिपीट कर रहे हैं। तो प्लानिंग योर एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूटिंग योर प्लान दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपने क्या किया, पहले प्लान किया, अब उसको एग्जीक्यूट किया। सपना आप देखते हो, रियलिटी वो है जो आप एग्जीक्यूट करते हो। तो एक्सक्यूज से एग्जीक्यूशन, वो है होशिन कैनरी। वैसे पार्टिसिपेशन का देखो, आप लोग को बोल रहा हूँ, एक ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पार्टिसिपेशन का मतलब है प्रोग्रेस और प्रमोशन। 10 साल की लर्निंग आपको 10 दिन की क्लास में बिना ब्रेक अपने नोट्स बनाते जाओ। आपने क्या 10 डे MBA की किताब डाउनलोड कर ली है? अगर 10 डे MBA की किताब डाउनलोड नहीं की है, मैनुअल खोल के नहीं रखा है आपने, PDF का प्रिंट आउट लेकर के नहीं रखा है आपने, तो लर्निंग आपकी अधूरी रह जाएगी। क्योंकि वहाँ आप नोट्स बनाओगे, बाद में ब्रेनस्टॉर्म करोगे अपने डायरेक्टर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने लीडर्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने को फाउंडर्स के साथ में खूब ब्रेनस्टॉर्म करोगे, अपने नोट्स बनाओगे। तो अब तक के सफ़र में आपको किसी ना किसी लर्निंग ने इंस्पायर किया हुआ, और मैं आपको एक और गिव अवे दे रहा हूँ, एक बेस्ट टेक अवे का। आप मुझे एक वीडियो बनाइए कि मेरे को ये बात सबसे अच्छी लगी 10 डे MBA में, उसको सोशल मीडिया पे डालिए और हैशटैग डालिए, ताकि बाकी लोग को ये फ्री मूवमेंट पहुंच सके, ये फ्री मैसिव मूवमेंट सब तक पहुंच सके। हैशटैग जॉइन 10 डे MBA, सबको बताओ, हैशटैग जॉइन 10 डे MBA, हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 2 हैशटैग आपको डालने हैं और अपना छोटा सा वीडियो डालना है। इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन लोगों तक ये बात इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि वो फ्री MBA ज्वाइन कर सकते हैं। 10 डे फ्री MBA, इसके अंदर कोई लेन देन नहीं है पैसे का, कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। बस आपके इस एक इनिशिएटिव से, आपके फीडबैक से लोग देखेंगे, हैशटैग कितने, चाहे 10 लोग देखें और 10 में से 2 ज्वाइन करें, 1 ज्वाइन करें, आप भलाई करो लोगों की। हैशटैग जॉइन 10 डे MBA, हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये डालो। ये डालते ही मैं आपको हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का कोर्स फ्री दूंगा। ये 13,000 रुपये का कोर्स, जिसमें 50 कोर्सेज हैं, जिसमें 1,000 वीडियोस है, 180 घंटे का कंटेंट है, 2,000 रीडिंग मटेरियल है, 45 प्रोफेसर ने मिलकर के बनाया है। आपको बस क्या करना है, आपको अपना लिंक पे
आपको नीचे मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे अपना लिंक भेज दो जो आपने वीडियो बनाया है। बस आप लिंक भेजोगे और हम आपको फ्री एक्सेस दे देंगे। आपको खाली बताना, ये देखिए मैंने वीडियो डाला, चाहे भले ही कम लोग देखें ज़्यादा लोग देखें, एक भी आदमी को आपके कारण फ़ायदा हो गया तो लोगों की मदद करो। स्ट्रैटेजी नंबर 3 ये होती है इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी। मेरी कंपनी में इशू क्या चल रहा है, मैं कौन से इशू को सॉल्व करूंगा, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर क्या है, इसको मैं स्वॉट से समझाऊंगा। हर समस्या के 2 समाधान हैं, या तो वहाँ से भाग लो या उस समस्या के अंदर भाग लो, पार्टिसिपेट करो। हाँ, प्रॉब्लम जो है ना वो स्टॉप साइन नहीं है, वो गाइडलाइन है। प्रॉब्लम जब भी आएगी वो आपको गाइडलाइन देती है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हूँ, मुझे गाइडलाइन देती हूँ, मेरा स्टॉप साइन नहीं है, रुकना नहीं है। हाँ, मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ रहने के लिए नहीं, और बहुत आगे जाने के लिए गाइडलाइन है। तो आपके भी कंपनी में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। इसको 4 हिस्सों में देखो। पहला हिस्सा क्या है, मेरी कंपनी के अंदर का हिस्सा, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस। दूसरा हिस्सा है कंपनी के बाहर का हिस्सा, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी थ्रेट। ये 2 हिस्सों में देखो। स्ट्रेंथ वीकनेस कंपनी के अंदर होती है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट कंपनी के बाहर होती है। आपकी कंपनी के अंदर क्या कोई एक्सीलेंट सेल्स स्टाफ है, कोई एक्सीलेंट नॉलेज है, क्या आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं कस्टमर से, क्या आपका इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छा है, क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है, वो इंटरनल है। लेकिन आपकी कंपनी के अंदर क्या कोई वीकनेस है, क्या आप कोई डेडलाइन मीट नहीं कर पाते हैं, क्या आपके रेंटल कॉस्ट ज़्यादा है, क्या आपके पास कोई अच्छा डेटा नहीं है, क्या आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम है, क्या आपका स्टॉक फंस जाता है, अटक जाता है, क्या आपको अकाउंट्स मैनेज नहीं करने आते, वो वीकनेस है, ये इंटरनल है। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है। लेकिन एक्सटर्नल क्या है, बाहर क्या होता है, बाहर होती है आपके पास में अपॉर्चुनिटी। क्या मार्केट में और अच्छे रिलायबल प्रोडक्ट या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या कोई बढ़िया प्रोडक्ट है जिसको मैं ऐड कर सकता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है। क्या मार्केट में कहीं लॉयल कस्टमर है जो मुझसे छूट रहे हैं, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या मार्केट में इस प्रोडक्ट की या नए प्रोडक्ट की और डिमांड है जो मैं लेके आ सकता हूँ, वो बाजार में अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही बाजार में थ्रेट भी होता है। थ्रेट कौन देता है, थ्रेट आपको देता है आपका दुश्मन, आपका कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के पास क्या कोई सिमिलर प्रोडक्ट है, वो थ्रेट हो सकता है। बाहर कॉम्पिटिटर्स ने क्या कोई नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च कर दिया है, कॉम्पिटिटर्स क्या कोई नई दुकान बाजू में खोलने जा रहा है, क्या बाहर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है, क्या कोई नुकसान हो रहा है कि लोग कम स्पेंड कर रहे हैं, वो थ्रेट हो गया। इस स्वॉट एनालिसिस को मैं आपको और समझाता हूं, पहले समझो। 10 डे एमबीए का कंटेंट ये कोई चिप्स में हवा वाला पैकेट नहीं है भाई लोग, ये हवाइयाँ उड़ा देने वाला कंटेंट है, हवाइयाँ उड़ा देने वाला कंटेंट। इसको लोग बार बार देखेंगे, इन वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखेंगे, एक बार में समझ में आती नहीं है ये सब चीज़ें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ स्वॉट के। आपको मैंने 10 डे एमबीए की किताब में डाल के दिए हैं क्वेश्चन, सामने तो आ रहे हैं पर किताब आपके हाथ में रहनी चाहिए। किताब डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरी ऐप पे मिल रही है किताब, बड़ा बिजनेस ऐप पे। हाँ, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से किताब डाउनलोड करो। जैसे आप अंदर देखो अपनी कंपनी के अंदर, हाँ, सवाल क्या है, आपका कौन सा बिजनेस प्रोसेस सक्सेसफुल है, टिक करो, लिखो उसको। आपके कौन से एसेट हैं आपकी टीम में, आपके पास नॉलेज अच्छी है या एजुकेशन अच्छी है या नेटवर्क अच्छा है या स्किल अच्छा है या रेपुटेशन अच्छी है। आपका कौन सा फिजिकल एसेट है, हाँ, जो आपके पास है। आपका कस्टमर अच्छा है, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपका टेक्नोलॉजी अच्छा है, आपका कैश अच्छा है, आपका पेटेंट अच्छा है। आपके पास कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कंपटीशन के पास नहीं। ये सब आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, इनके आंसर लिखने हैं आपको। इसीलिए बोला 10 डे एमबीए की किताब डाउनलोड कर लेना, उसमें आंसर लिखना। आप इतनी बढ़िया किताब बना के दी है, इतनी ईजी भाषा में दी है। अब अपनी कंपनी के वीकनेस पे अपने आपके सवालों का जवाब दो। क्या आपकी अपनी आज की कंपनी में कोई प्रोसेस है जहाँ लीकेज है जिसको इंप्रूव करना है। क्या आपकी कंपनी में कोई ऐसा कोई टैंजिबल एसेट है आपकी कंपनी में जिसको कोई जो मिस कर रहे हो, जिसमें आपको कोई मनी या इक्विपमेंट चाहिए। क्या आपकी टीम में कोई गैप है, वो आपकी इंटरनल वीकनेस है। लिखो आपकी टीम में ये गैप है, ये एरिया में गैप है। क्या आपकी लोकेशन ठीक है, इस लोकेशन तक कस्टमर के लिए एक्सेसिबल है या नहीं है, लिखो उसको आप। क्या आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज मिसिंग है जिसको आप बिल्ड कर सकते हो, लिखो। ये है आपकी कंपनी के वीकनेसेस। प्रश्न दे रहा हूं आपको, जितना अच्छा प्रश्न दूंगा उतना ज़्यादा दिमाग के ढक्कन खोलेंगे, लेकिन जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। तो दिमाग के ढक्कन खोलने के लिए प्रश्न दे रहा हूं। अब मैं आपको दे रहा हूं बाहर अपॉर्चुनिटी के क्वेश्चन, कुछ सैंपल क्वेश्चन। क्या आपकी मार्केट ग्रो कर रही है, बाहर अपॉर्चुनिटी है, क्या नए ट्रेंड हैं, क्या लोग आगे चल के खरीदने वाले हैं, वो आपकी आगे की अपॉर्चुनिटी। क्या कोई ऐसा इवेंट है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्या ऐसा कोई अपकमिंग रेगुलेटरी चेंज होने वाला है समाज के अंदर जो आपकी कंपनी को इंपैक्ट करने वाला है। क्या आपका बिजनेस, आपके बिजनेस अप एंड रनिंग बिजनेस के बारे में कस्टमर क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बाजार के अंदर है। तो ये मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। अब बाजार में क्या थ्रेट है उस पर सवाल, इन सवालों के जवाब लिखना। 10 डे एमबीए किताब जो डाउनलोड कर रहे हो, आप क्या, आपके पास कोई ऐसा पोटेंशियल कॉम्पिटिटर है जो मार्केट में एंटर करने जा रहा है, आपको तकलीफ देगा, बाहर चेक करो आसपास।
क्या आपके सप्लायर्स हैं वो आपको रॉ मटेरियल आपके डिसाइडेड प्राइस पे दे रहे हैं? ये आपका आसपास का थ्रेट। अगर सप्लायर ने आपको धमकी दी, आपके प्राइस पे माल नहीं दिया, तो आप फंस सकते हो। क्या कोई टेक्नोलॉजी है जो आपके धंधे में चेंज होने वाली है? ये आपके आसपास का थ्रेट है जिसको आपको लिखना है, चेक करना है। क्या आपका कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कर रहा है कि जिससे आपका कस्टमर का ही बिहेवियर चेंज होगा तो आपके बिजनेस में नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है? क्या कोई मार्केट ट्रेंड है जो आपके लिए बाजार में थ्रेट बनने वाले हैं? सारे आसपास मार्केट में कोई ऐसा ट्रेंड है जो आपको थ्रेट बनने वाला है? लिखो, इनके सवालों के जवाब लिखो इस किताब के अंदर, जो 10 डे MBA की फ्री किताब दी है मैंने आपको। हाँ, क्योंकि अगर विजन है और उसमें ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है, सब इल्यूशन है। सक्सेस 20% स्किल है लेकिन 80% आपकी स्ट्रैटेजी है। सो आपको फिटिंग इन इज ए शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बट स्टैंडिंग आउट पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। मैं आपको स्टैंड आउट कराने पे काम कर रहा हूँ, इधर उधर टाइम मत बर्बाद कर रहा। टाइम बर्बाद करना छोड़ो, मिल रहा है 10 डे MBA का ज्ञान, फ्री 10 डे MBA का ज्ञान, बिजनेस का सबसे शानदार ज्ञान। नोट करना एक एक बात, असेसमेंट भी देना है, बार बार याद दिला रहा हूँ, सर्टिफिकेशन असेसमेंट में आपको मिलेगा। और खुद को सही तरीके से मेजर करने के लिए आसपास के लीडर बोर्ड को भी चेक करो। मैं लीडर बोर्ड बना, इतना सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, लीडर बोर्ड बना करके दे रहा हूँ। आप वहाँ पे डिस्कशन फोरम्स दे रहा हूँ मैं सबके साथ में, आप डिस्कशंस भी कर सकते हो, बाकियों के मुकाबले आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और ये सब मिलेगा आपको बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आपने अगर तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन मैं आपको आकर के सब बता रहा हूँ। मैनुअल डाउनलोड करो, असेसमेंट दो, और लिंक नीचे आपको दिया हुआ है। चौथी स्ट्रैटेजी पर चलता हूँ, फॉर्च्यून लाइज एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। ये वाली है ढक्कन खोल स्ट्रैटेजी। फॉर्च्यून यानी कि बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य, बहुत सक्सेस लाइज इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। BOP बोलते हैं इसको, स्ट्रैटेजी को। क्या होता है ये BOP स्ट्रैटेजी? आपको एक बात पता है, पुअर पीपल पे मोर बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस विद लोकल मोनोपोली ऑफ बैड प्रोडक्ट। क्या अर्थ हुआ? गांव देहात में ना लोग आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार है क्योंकि उनके पास ना चॉइस नहीं है किसी अच्छे प्रोडक्ट की, उनके पास में लोकल मोनोपोली, लोकल बिल्कुल एवरेज लोगों की मोनोपोली है। उसके अगेंस्ट अगर आपने कुछ अच्छा दिया तो बॉटम ऑफ पिरामिड समझो ऐसे, ये देश के सबसे अमीर लोग, ये मिडिल क्लास, और ये लोअर मिडिल क्लास लोग। लोअर मिडिल क्लास लोग ज्यादा देने को तैयार होते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस कम होती है। बॉटम ऑफ पिरामिड मतलब ये वो लोग हैं जो अपने इकोनॉमिक पिरामिड के 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। 2/3 पॉपुलेशन यानी कि 150 करोड़ में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं। इसका मतलब है कि पुअरेस्ट मार्केट आपके लिए बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग हो सकती है। मैं बड़े कॉर्पोरेट्स का एग्जांपल दूंगा आपको, लेकिन इसके लिए अगर आप उनके अपने प्रोडक्ट को उनके हिसाब से टेलर कर दो। मैं उदाहरण दूं क्या? उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है। एग्जांपल देता हूं। आपको पता है 45% सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक गांव देहात में बिकती है। 50% मोटरसाइकिल गांव देहात में बिकता है। 60% सिगरेट गांव देहात में बिकता है। 55% FMCG प्रोडक्ट, ये सब का सब रूरल मार्केट में बिक रहा है। 50% नेशनल इनकम जो हमारे देश की आ रही है वो भी गांव देहात से आ रही है। पीपल डोंट नो दैट। LIC को देखो, LIC की 50% से ज्यादा पॉलिसीज जो हैं वो रूरल मार्केट में बिकती हैं। जितने भी SKUs हैं उसका 40% सब का सब रूरल मार्केट से आता है। रूरल मार्केट बहुत बड़ी है, 150 करोड़ में, 140 करोड़ में लगभग 100 करोड़ लोगों की मार्केट है। एग्जाम्पल और देता हूं आपको, एग्जाम्पल से बात जल्दी समझ में आती है। मेरा 10 डे MBA सबसे प्रैक्टिकल है और सबसे आसान है, और एक बार इसकी आदत लग जाए, आप अपने बच्चों को दिखाएंगे, बड़ों को दिखाएंगे, बिजनेसमैन को दिखाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में दिखाएंगे। FMCG क्या करा उसने सोल्यूशन? शैम्पू को छोटे सैशे में बेचना शुरू किया, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड। टेलीकॉम ने प्रीपेड सिम कार्ड ला दिया, रिलायंस जियो ने, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड। हाँ, ये टॉप 40 करोड़ के लिए नहीं, नीचे के 100 करोड़ लोगों के लिए। टाटा नैनो, ऑल्टो, वैगनार, ये बॉटम ऑफ पिरामिड है। फ्रिज नहीं खरीद सकता आदमी तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में छोटू कूल, छोटा फ्रिज गोदरेज का, बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए लेके आया, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर इनके। मैक आलू टिक्की बर्गर मैकडॉनल्ड्स में, ये बॉटम ऑफ पिरामिड का मार्केट है, मिडिल ऑफ पिरामिड का मार्केट है। कोका कोला ने एक छोटा बॉटल लेकर के आता है कि बॉटल रिटर्न करके 8 रुपए आपको मिल करके दूसरी कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है। ये क्या? बॉटम ऑफ पिरामिड मार्केट है। लोग इनको नॉन कंज्यूमर समझते हैं अपनी इंडस्ट्री में। भाई मेरा कंज्यूमर है टॉप आदमी, वो है मेरा नॉन कंज्यूमर। क्योंकि लेकिन इसके माइंड में कुछ बैरियर है, आपकी सर्विस में कुछ बैरियर है। उन बैरियर को हटा के नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना सकते हो। यानी कि जो कस्टमर बनने लायक नहीं था उसको कस्टमर बना दो। यानी कि जो नहीं खरीद सकता तो उसके लिए मैं ऐसा क्या करूं कि वो खरीद ले। यानी कि मैं क्या परिवर्तन लेकर के आऊं, क्या सोल्यूशन आर्किटेक्चर लेकर के आऊं जिससे मैं सॉल्व कर सकूं उस अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस में। इस मार्केट में कंपटीशन नहीं, कंपटीशन खाली बड़ी मार्केट में है। टॉप ऑफ द पिरामिड में सारा कंपटीशन है, मिडिल और बॉटम ऑफ द पिरामिड की तरफ कोई जाना नहीं चाहता है, और वो अनकंटेस्टेड, वहां कोई कॉन्टेस्टेंट है ही नहीं।
वहां आपके खिलाफ कोई कंपीट ही नहीं करता है। अब आप पूछोगे करें कैसे? 4 चीजें कर सकते हैं। एक, क्या आप उनकी बाइंग पावर को बढ़ा सकते हो? पहली चीज, बाइंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता को बढ़ा सकते हो। कैसे? कुछ ईएमआई के सॉल्यूशंस ला करके, हाँ, कुछ इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के सॉल्यूशंस ला करके, आप उनके लिए उनके हिसाब के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ला करके। दूसरा, क्या आपका प्रोडक्ट जो है उनके लिए एस्पिरेशन बन रहा है? उनको लगता है यार ये लोकल में ब्रेसलरी पी रहा था, मैं ओरिजिनल बिस्लरी पी सकता हूं क्या? तो आपने उस मार्केट के अंदर कैन ला करके ब्रेसलरी की जगह उनको बिस्लरी पर शिफ्ट कराया। आपने लोकल, आपने कोको कोलो की जगह कोका कोला 8 रुपए में कैसे ला दी? उनकी एस्पिरेशन इंप्रूव कर दिया, भाई ओरिजिनल चीज ले रहा हूं मैं अभी। तो पहली चीज, उनका खरीदना आसान करें, बाइंग पावर बढ़ा दें। दूसरी, एस्पायरिंग हो, ताकि गांव वाला अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ता हुआ देखे, अरे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं। तीसरी चीज, सोल्यूशन लोकलाइज्ड होना चाहिए। बंगाल में बंगालियों का, गुजरात में गुजरातियों का, महाराष्ट्र में मराठाओं का, द्रविड़ में द्रविडियंस का, पंजाब में पंजाबियों का लोकलाइज्ड सोल्यूशन हो जाए। और चौथी चीज, वहां तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सके, एक्सेस हो सके, उनको मिल सके। ये 4 चीज़ों पे सोचना। सवाल दिए, बड़े कमाल के सवाल दिए हैं कि आप कैसे आप एक्सपैंड करोगे। स्ट्रैटेजी याद है ना, शुरू में चैप्टर क्या था? कैसे जाओगे? 4 चीज़ें करके जाओगे। कस्टमर का खरीदना आसान करो, उनकी खरीदते वक्त इज्जत बढ़ा दो, उनको उनके गांव देहात, शहर, मोहल्ले, उनके अपने राज्य के हिसाब का सोल्यूशन दो। और चौथा, वो खरीदना उनके लिए आसान हो जाए, उनको दूर दराज तक ना पहुंचना पड़े। अगर ये आप 4 चीज़ें करते हो तो क्या है, ऊपर तो है आपका परफेक्ट कस्टमर, नीचे है इम्परफेक्ट कस्टमर। ग्रोथ परफेक्ट में नहीं है, हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ नॉन परफेक्ट कस्टमर में है। बिना एग्जाम्पल के नहीं चलूंगा, आपको एग्जाम्पल देता हूं। जो आपका विस्टारा एयरलाइंस है वो परफेक्ट कस्टमर पे काम कर रहा है, प्रीमियम कस्टमर पे काम कर रहा है। इंडिगो ने नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाया, जो ट्रेन पे घुमा करता था आज इंडिगो में जाता है। ताज, रैडिसन, नोवोटेल या अच्छे जितने प्रीमियम होटल हैं वो सब परफेक्ट कस्टमर अमीर आदमी पर काम कर रहे थे। ओयो ने धर्मशाला वाले को अपना कस्टमर बना दिया। ओयो ने नीचे वाले को, जो अपने रिश्तेदार के घर जाकर रुकता था, जो किसी हॉस्टल शेड जगह पे जाकर रुकता था, उसको अपना कस्टमर बना दिया, नज़दीक लाके उस एक्सपीरियंस को। एयरटेल वोडाफोन सारे प्रीमियम कस्टमर्स पे काम किया करता था। जियो ने नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना दिया गाँव पहुँच के। मेरू कैब, क्विक कैब सब टॉप कस्टमर्स पे काम करते थे। 64 रुपये किलोमीटर, 82 रुपये किलोमीटर, 100 रुपये किलोमीटर। ओला कैब नीचे आया, इसने बस में, ऑटो वाले में घूमने वाले को अपना कस्टमर बना दिया। आपने क्या किया? बॉटम ऑफ पिरामिड पे काम किया। इसके लिए करना क्या होता है? पहला, क्या प्राइस को अफोर्डेबल कर सकते हो? दूसरा, क्या इनोवेशन, माइनर नहीं, हाँ, इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, रैडिकल चेंज ला सकते हो इनोवेशन में। और तीसरा, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो कोलैबोरेशन करोगे, कौन आपको वहाँ पहुँचा सकता है, क्योंकि आप पहुँचोगे तो बहुत कैपिटल, बहुत कॉस्ट जाएगी, और कोई कोलैबोरेटर आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पहुँचा दे तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। ये 3 चीज़ें अगर आपने करी, आप बॉटम ऑफ पिरामिड को समझ जाओगे। आपको एजुकेट करना पड़ेगा सेमी लिटरेट मार्केट को, नीचे की मार्केट को, अपनी प्रोडक्ट रेंज के मामले। आपने उसको अफोर्डेबल दे दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी ला दी और वहां ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिया। इसको समराइज कैसे करोगे? 3A में करोगे। आपने नीचे के गरीब तबके को अवेयर कराया, उसके लिए अफोर्डेबल कराया और उसके तक अवेलेबल करा दिया, पहुंचा दिया। उसको दिमाग से अवेयर कराया, उसकी जेब पे अफोर्डेबल बनाया और उसको खरीदने के लिए अवेलेबल कर दिया। अवेयरनेस, अफोर्डेबल, अवेलेबल, क्या गेम चेंजिंग चीज़ें हैं। इन पे सोचोगे ना, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। इतनी आसानी से बॉटम अप पिरामिड कौन सिखाएगा आपको? ये 10 दिन ना अच्छे दिन की दस्तक है आपके लिए। ये 10 दिन आपके लिए नए रास्ते, नए होप खोल देंगे। मेरे साथ सीखो और बनो 10 on 10 विद द फ्री 10-day MBA। नए साल पे सबके अपने रेजोल्यूशन होते हैं, जिम जाना है, बुक्स पढ़नी है, इन्वेस्ट करना है। मैंने ऑलरेडी रेजोल्यूशन स्टार्ट कर दिया रेवोल्यूशन लाने का 10-day फ्री MBA के साथ। फ्री है लेकिन फंक्शनल है, फ्री है लेकिन आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए है। अगली स्ट्रैटेजी, 5वीं स्ट्रैटेजी, मार्केट बैरियर। आपको डिस्काउंट ना देना पड़े, उधार ना देना पड़े, कैसे मार्केट बैरियर को समझो। लेकिन साथ में किताब डाउनलोड करो, फ्री 10-day MBA की बुक डाउनलोड करो, नीचे लिंक दिया हुआ, ऐप पे जाओ, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे जाके डाउनलोड करो, टेस्ट भी दो और सर्टिफाई हो जाओ 10-day MBA के साथ। सुपर सॉलिड कंटेंट, मार्केट बैरियर।
मार्केट बैरियर एंट्री के भी होते हैं, एग्जिट के भी होते हैं। दूसरा आदमी ना घुस सके वो वाले भी होते हैं, और मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के ना जा सके वो वाले होते हैं। दो प्रकार के बैरियर होते हैं। मैं जो धंधा कर रहा हूं इसमें कोई कंपटीशन ना खड़ा हो जाए, और जो मैं धंधा कर रहा हूं इसमें मेरा कस्टमर छोड़ के किसी कंपटीशन के पास ना चला जाए। पहले मैं एंट्री बैरियर की बात करता हूं। कुछ ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेकर के आओ। हाँ, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ बात करूंगा। मज़ा आता है मेरे को एग्जाम्पल से बात करने में, क्योंकि मुझे पता है मेरे कस्टमर्स मुझे फीडबैक देते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा आप ही हो जो केस स्टडी एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हो, आप ही हो। और हाँ, मैं समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेहनत करके आता हूं और फ्री में ला करके आपको अमेजिंग कंटेंट दे रहा हूं। इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन अगर आप लेके आते हो, ये है माइक्रोसॉफ्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लेकर के आया। फार्मा में एंट्री बैरियर क्या होता है? पेटेंट और लाइसेंस कर लो, दूसरा आदमी घुस नहीं पाता। 10 साल का पेटेंट होता है, बाद में जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, आप अच्छा मार्जिन कर लेते हो। एंट्री बैरियर, कोई और नहीं घुसता। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा कर लो, यूनिलीवर ने, पेप्सी ने बनाया, तो अब कोई और कोल्ड ड्रिंक घुस पाई आज तक देश में? हमारे घुस पाती होती तो अब तक 20, 25, 40, 50 तरह की कोल्ड ड्रिंक्स होती है। 20, 25, 50 कोल्ड ड्रिंक्स इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिलीवर, कोका कोला, पेप्सी ने डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिलीवर ने खासतौर से इतना बड़ा कर दिया है। एक्सक्लूसिव राइट, किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप कर लो कि वो अब कि आपका माल केवल वहां मिले और केवल वही आपका माल बेचे। शाओमी और फ्लिपकार्ट की सक्सेस सबको पता है। शाओमी का मोबाइल खाली फ्लिपकार्ट पे मिलता था और वो फ्लिपकार्ट पे 1 मिनट में हजारों लाखों मोबाइल बिक जाया करते। एक्सक्लूसिव राइट। हाँ, अब क्या कोई और नहीं घुस पाया इसके अंदर? हाँ, या तो फिर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, टेक्नोलॉजी को प्रोप्राइटरी बना दो। एक टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी मुझे याद है ओयो ने बनाई थी, क्रिप्टॉन, जिसका उसको बहुत फायदा हुआ था। देखो, एक और एंट्री बैरियर है, कोई और कभी ना घुस पाए, सबकी हालत खराब हो जाए, धुआं निकल जाए, वो है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो रिलायंस जियो ने किया था, आते ही 3.5-4 लाख करोड़ रुपए लगा दिया। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंट्री बैरियर है। एग्जाम्पल तो बताना मुझे जरूरी था कि ये भी एक एंट्री बैरियर है, कोई और एंटर नहीं कर पाया, बेचारे सारे के सारे खत्म हो गए। 13 टेलीकॉम कंपनीज थी, 3 रह गई। क्यों? इतना 3.5-4 लाख करोड़ रुपए लगा दिया, किसी में इतनी दम नहीं होता है। या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे डी मार्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इतना स्केल पे काम करता है कि उसका कॉस्ट इतनी कम हो जाती है। या फिर ब्रांड इक्विटी भी एंट्री बैरियर होता है। जैसे फेविकॉल के अलावा चिपकाने वाला एडहेसिव किसी को समझ ही नहीं आता है। आप कुछ और ले आओ, वेमिकॉल, ये कॉल, कोई सा कॉल, इसका कॉल, वैसा कॉल, कुछ नहीं चलता है। फेविकॉल ही चलता है बाजार में, एमसील ही चलता है। एमसील होता क्या है? एपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं एमसील को। एमसील प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ब्रांड का नाम है। प्रोडक्ट होता है एपॉक्सी कंपाउंड। किसी को एपॉक्सी कंपाउंड नहीं पता, सब बोलते हैं भैया एमसील देना, भैया एमसील देना। ए भैया एमसील पकड़ाओ ना, क्या कर भैया एमसील दो। हाँ, वो बोले एपॉक्सी कंपाउंड देना, किसी को सुना आपने? नहीं, इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी, रिकॉल वैल्यू। या फिर कस्टमर सर्विस हो सकता है एंट्री बैरियर। आज भी पिज्जा पे डोमिनोज ही याद आएगा। पिज्जा की कई कंपनी आई, नहीं चल पाई, डोमिनोज ही चलता है क्योंकि कस्टमर सर्विस अच्छी है उसकी, फट से डिलीवर करता है आपको। या फिर लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, इतना लॉयल है लोग एप्पल को लेके, इतना एप्पल को लेके लॉयल है कि कोई लॉजिक देखने को तैयार नहीं है। एप्पल चीज़ें कम किए जा रहा है, एसेसरीज कम किए जा रहा है, कॉस्ट बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है। एप्पल कैमरे में हल्का इधर वाले को इधर कर देता है, इधर वाले को इधर कर देता है, लोग कोई लॉजिक नहीं देखते, बस लॉयल है, भाई एप्पल है। एंट्री बैरियर, कोई और उस प्राइस पे घुस ही नहीं पा रहा है, कोई नहीं घुस पा रहा है। ऐसे यूनिलीवर का है ऑन गोइंग इनोवेशन, ऑन गोइंग इनोवेशन। पतंजलि का एंट्री बैरियर क्या है? नेशनल सेंटिमेंट। अब नेशनल सेंटिमेंट जितना पतंजलि को लेकर के है, उतना यूनिलीवर को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर तो नहीं होगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, विदेशी कंपनियों को लेकर नेशनल सेंटिमेंट नहीं होगा। सब्सक्राइबर बेस में आज तक चैनल है, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। या मैगजीन्स के अंदर इंडिया टुडे, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। अब अगर सब्सक्राइबर बेस आज तक का बहुत बड़ा है तो जब भी लोग कोई भी न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले आज तक चलाते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस इतना बड़ा हो चुका है उसका। वो भी एक एंट्री बैरियर है, कोई और आसानी से नहीं घुस पा रहा है। या प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ले आओ, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन लिया, या प्राइस में डिफरेंशिएशन लिया, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन एप्पल, प्राइस में डिफरेंशिएशन शाओमी। तो अब क्या है, इतना डिफरेंशिएशन लिया हो कि लोग कंपेयर ही ना कर पाए किसी के साथ में। कई बार तो ट्रेड सीक्रेट, कुछ चीज़ें ऐसी छुपा के रखी हुई हैं, किसी को नहीं पता चलेगी। कोका कोला कैसे बनती है आज तक किसी को नहीं पता चला। जैसे अगर ट्रस्ट हो तो रियल एस्टेट बिकता है, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं होता इसलिए रियल एस्टेट नहीं बिकता। तो जिसमें से गोदरेज में ट्रस्ट है लोगों को, है ना, तो लोग गोदरेज की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, 150 सेकंड में बर्गर, 180 सेकंड में बर्गर, इतना फास्ट बर्गर बना रहा है मैकडॉनल्ड्स। एंट्री बैरियर है बर्गर के मामले में, मैकडॉनल्ड्स आता दिमाग में। क्वालिटी रिलायबिलिटी भी एक एंट्री बैरियर है। टोयोटा इनोवा की गाड़ी 5 लाख किलोमीटर चलाने पे भी इंजन नहीं खुलता, बैरियर है एक।
अब बड़ी टैक्सी हो तो आपने टोयोटा इनोवा ही देखी है, अगर बड़ी गाड़ी मंगाओ तो वो इनोवा ही लेकर के आता है, और तो गाड़ी मैं सुना नहीं है। टैक्सी के अंदर आपने कभी स्कॉर्पियो चलती नहीं देखी होगी, टैक्सी के अंदर आपने बोलेरो आसानी से नहीं चलती देखो, इनोवा आती है। और उसके टाइप की कई गाड़ियाँ हैं लेकिन इनोवा चलती है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अग्रीमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप कस्टमर के साथ में तो कोई और नहीं घुस पाता बीच में, या कस्टमर को इतनी कन्वीनियंस दे दो, इतनी कन्वीनियंस दे दो, इतनी कन्वीनियंस दे दो, कोई और नहीं घुस पाए। जैसे आप देखोगे कि iOS का कस्टमर एंड्रॉयड पे नहीं जाता, एंड्रॉयड का कस्टमर iOS पे नहीं जाता, कन्वीनियंस का मामला है। या एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशंस आपके पास इतने सारे हो कि वो आदमी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाए नहीं, दूसरे कॉम्पिटिटर का बेचारा एंट्री बैरियर हो जाए। जैसे मेडिकल फील्ड में बहुत होता है, या FSSAI या NABH या IDA, कई सर्टिफिकेशन होते हैं जो हर एक के पास नहीं है, अगर आपके पास है तो दूसरों के अगेंस्ट आपके पास एंट्री बैरियर हो जाता है। पर्सनालिटी भी एक एंट्री बैरियर है। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, आपका फेस वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, तो भी आपका धंधा आगे बढ़ता है। ये मैं इसके अलावा एग्जिट बैरियर भी सिखाता हूँ, पर यहाँ सिर्फ सुनना नहीं, ठीक से समझना भी है। मैं इन सब पे आपका टेस्ट लूंगा, सेशन के बाद आपका असेसमेंट होगा, असेसमेंट जरूर अपीयर करिए, आपको पता तो चलेगा आपने सीखा कितना है, आप आए टाइम वेस्ट करके चले गए, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मैं इतनी सीरियस तरीके से दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको लीडर बोर्ड दिया है, इसीलिए आपको कंपैरिजन कर दिया है कि जितने बाकी लोग अटेंड कर रहे हैं आप उनके मुकाबले पे कहाँ पे खड़े हो उस समय, इसलिए ऐप डाउनलोड करके फटाफट करो। अब मैं आता हूँ स्विचिंग बैरियर पे, एग्जिट बैरियर पे। कोई अगर कस्टमर आ गया तो छोड़ के क्यों ना जाए, कैसे उसको रोकें कि वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाए, बिना डिस्काउंट दिए लॉयल कस्टमर बन जाए। कई होते हैं ऐसे, बहुत तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्यूनिटिव स्विचिंग बैरियर, आपने पनिशमेंट दे दिया कि अगर आप छोड़ के चले जाओगे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, अगर उसको बीच में छोड़ दिया तो आपको पनिशमेंट लग जाती है, आपका पैसा कट जाता है लाइफ इंश्योरेंस में, एग्जिट फीस होती है, या डिफिकल्ट प्रोसीजर है एग्जिट करने का, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड कंडीशन, आदमी छोड़ के नहीं जा पाता है, आपके साथ टिका रह जाता है। या फिर रिवॉर्डिंग स्विचिंग बैरियर, कि मैंने इतने सारे रिवॉर्ड यहाँ दे दिए हैं तो छोड़ के गया, सारे रिवॉर्ड तेरे हाथ से गए। फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट होते हैं, लॉयल्टी कार्ड होते हैं, पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन होते हैं। अभी तो पतंजलि ने भी लॉयल्टी कार्ड ला दिए हैं, एयरलाइंस ने कितने लॉयल्टी कार्ड ला दिए हैं, होटल्स ने कितने लॉयल्टी कार्ड ला दिए हैं, तो आपके इतने पॉइंट्स बन जाते हैं वहाँ लॉयल्टी के कि आप हर ट्रांजैक्शन पे पॉइंट्स देते हो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को, है ना, अफिलेटेड एयरलाइंस के साथ में। मोबाइल फ़ोन पोर्टेलिटी में भी होता है कि भाई अगर छोड़ के जाओगे तो मैं आपको ये बेनिफिट दे दूंगा, मत जाना छोड़ के। हाँ, आप पोर्टेबिलिटी करा के देखो, आपको तुरंत फ़ोन आ जाएगा, नहीं जाने देगा आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट दे देगा, 1 महीना 2 महीना फ्री दे देगा, कुछ बेनिफिट दे देगा। हाँ, इसको बोलते हैं। तो ऐसे ही आता है एग्जिट फीस, अगर कोई छोड़ के जाए तो कंज्यूमर बैंक, इंश्योरेंस, ये सब एग्जिट पे फीस लगा देते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ बना दो जो बाजार में सर्च करने पे मिले ही नहीं, सर्च कॉस्ट भी एग्जिट बैरियर होती है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यार, ये मेरे को मिलता है नहीं। टेक्निकल एफर्ट होता है ना कि भाई कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है इसके पीछे, कोई स्पेशलाइज डिफरेंट चीज़ है जिसकी मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आदमी छोड़ के नहीं जाए। तो अपनी टेक्निकल नॉलेज को होल्ड करो, अपने हाथ के हुनर को, और वो अपने पास रखो, और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करो। कस्टमर आपको छोड़ कहीं जा नहीं पाता है। कई चीज़ें होती हैं जिसको वो सीख ही नहीं पाएगा ना, तो उसकी लर्निंग कॉस्ट है इसके पीछे में, कि भाई वो उसको सीखना पड़ जाएगा, उसका मेन धंधा कुछ और है, वो इसको बनाना सीख जाए। हाँ, जैसे अब मर्सिडीज़ है, वो अपना टायर थोड़ी बनाएगी, उसको वो नहीं, टायर वो किसी और से बनवाएगी। मारुति अपना टायर थोड़ी बनाएगी, किसी और से बनाएगी। उसकी लर्निंग कॉस्ट है, उसकी बहुत सारी मेहनत है। हाँ, उसकी इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, तो नहीं छोड़ करके जाता, क्योंकि भाई मुझे अगर इसको छोड़ना पड़े तो मुझे दोबारा इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ जाए, या स्टार्टअप और सपोर्ट की कॉस्ट लग जाती है, बहुत सारी फाइनेंशियल रिस्क होता है, या टाइम एंड एफर्ट लगता है। तो ये सारे एग्जिट बैरियर्स हैं, आपको सोचना है। आपको मैंने किताब दी है 10 डे MBA, इसमें आपको भरना है कि आप कौन सा एग्जिट बैरियर ला सकते हो। कई बार ना सामाजिक रिस्क भी होता है, कई बार जैसे जैन समाज हो गया तो उनका भी सामाजिक रिस्क होता है, यार मैं इसको छोड़ के उसके साथ धंधा करूंगा। एग्जिट बैरियर होता है कि भाई मेरा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप खराब होगा, एनवायरनमेंट में लोग सवाल पूछेंगे, एक इमोशनल साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है ना, और लॉस ऑफ एवर्जन जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है अगेंस्ट गेनिंग समथिंग न्यू। तो मैंने आपको एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर सारे एग्जांपल सिखा रहा हूँ। कोका कोला के लिए मार्केट बैरियर का एग्जांपल क्या है? ब्रांड की तरफ लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है ना, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इतने सालों से बना रहे हैं, बहुत सस्ती कॉस्ट बना पाते हैं। पेटेंट उनके पास अपना है, लीगल बैरियर है, कोई आदमी घुस नहीं सकता है, और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है कि पीछे से जो सप्लाई चाहिए वो इनकी खुद की है, वो सप्लाई इनके कंट्रोल में है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है ना, तो पीछे से कोका कोला के रॉ मटेरियल की सप्लाई इनकी अपनी है, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इनके पास में, तो गेन पोजीशन कर रखी है उन्होंने बहुत स्ट्रांग। तो इससे बैरियर बन जाते हैं। आपको कोई भी स्किल आता है, इसका प्रूफ क्या है? इसका आप जो मेरे से सीख रहे हो ना, इसको अगर आप सीख जाते हो, इसका प्रूफ है आपका सर्टिफिकेशन।
आपको सर्टिफिकेशन 75% मार्क्स पे दे रहा हूँ। एक है पार्टिसिपेशन का और एक अचीवमेंट का, सक्सेसफुल का। पार्टिसिपेशन 50% पे दे रहा हूँ और सक्सेस आपको देना कि MBA सर्टिफाई हो आप, 75% स्कोर देना है। तो मैं आपको वीडियो लगातार आपके पास अवेलेबल रहेगा जब तक 10 डे MBA चलेगा। हर संडे आता रहेगा, हर संडे आता रहेगा, हर संडे आता रहेगा 10 डे MBA। अभी 3rd आया, अगला 4th मार्केटिंग पे आएगा। लर्निंग आपके लिए फ्री है, पर आपने क्या सीखा वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट बताएगा। इसलिए आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, माँ बाप हो तो अपने बच्चों को बोलो बेटा ये सर्टिफिकेट कंप्लीट करके दिखा, 75% मार्क ला करके दिखा मुझे। तो उसके लिए BB कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करो, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करो और असेसमेंट क्लियर करके 75% लेकर के आओ और शेयर करो अपने सोशल मीडिया पे कि मैं 75% अचीव किया। जो ऐप पे देख रहे हैं उनका असेसमेंट इस समय वीडियो के नीचे है। जैसे अर्निंग के लिए कैलकुलेशन जरूरी है, वैसे ही लर्निंग के लिए इवैल्यूएशन जरूरी है। मेरी छठी स्ट्रैटेजी है रिपीटेबल प्रोटोटाइप। रिपीटेबल प्रोटोटाइप, जो आपने प्रोटोटाइप बनाया, जो प्रोडक्ट तैयार किया, उसको रिपीटेबल कैसे बनाए, उसको एक्सपैंड कैसे करें। जिस दिन मैं बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपेंशन बताऊंगा उस दिन इसको बहुत डिटेल में दूंगा, लेकिन आज स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए इसकी शुरुआत अभी से करें। कितनी बार मैंने कई सालों से एग्जांपल दिए, ठग्गू के लड्डू कानपुर के, बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर जो छोले भटूरे बनाते हैं, हाजी अली जूस कॉर्नर मुंबई का, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। गुप्ता जी हैं बर्गर वाले, बहुत बढ़िया बर्गर बनाते हैं, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले, सारी जिंदगी गुलाब जामुन बनाते रहे। ठग्गू का लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। लेकिन इसके अगेंस्ट है रिपीटेबल प्रोटोटाइप, जिसको बोलते हैं मैकडॉनल्ड्स। कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपेंशन में डिटेल में बताऊंगा, पर स्ट्रैटेजी की तैयारी करनी है। इसको बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस ड्रिवन बनाने के लिए, पर्सनैलिटी को हटाने के लिए आपको SOP बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, इससे बिजनेस स्केल होता है, एफिशिएंसी आती है, क्वालिटी आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है। एक जैसी चीज बना पाते हैं आपके गल्ले पे बैठे बिना। आपको गल्ले पे नहीं बैठना पड़ेगा, गल्ला छोड़ो कैंपेन, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मिसकम्युनिकेशन घटेगा। ये कैसे होता है? SOP ऑटोमेशन में हेल्प करता है। आपके रहे बिना बिजनेस कैसे चले, वो प्रॉब्लम जो आ रही है जिसको बोलते हैं क्राइसिस, उसके अगेंस्ट बनाते हैं प्रोसेस। SOP का एक ही रूल है, ढूंढो 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 कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलेंगे क्राइसिस। उसको बना देंगे प्रोसेस ताकि प्रॉब्लम रिपीट ना हो। प्रॉब्लम आने में समस्या नहीं है, प्रॉब्लम रिपीट होने में समस्या है। मेरे यहाँ भी 1-2 प्रॉब्लम आई थी मई के महीने में। हमने जो IBC मॉडल लॉन्च किया, लेकिन वो प्रॉब्लम आई, उसको रिपीट नहीं होने दिया। क्राइसिस को हमने बना दिया प्रोसेस। हमने ऐसा प्रोसेस बनाया कि गेम चेंज कर दिया। इसीलिए आपको भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपना। क्राइसिस हमेशा आएगा, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। बिजनेसमैन की जिंदगी हमेशा ऐसी होती है, पर उसके अंदर ये दिमाग होना चाहिए कि मैं इसको SOP में कैसे कन्वर्ट करूँ, मैं इसको स्केल कैसे करूँ, मेरे बिना ये कैसे चले। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, फिर एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। SOP का रूल क्या है? लो एरर रेट। लो एरर रेट, दोबारा एरर ना हो। इसको क्या बोलते हैं? 6 सिग्मा बताता है कि 1 मिलियन के अंदर, 6 सिग्मा 6 बेल्ट 7 बेल्ट में आता है 1 मिलियन में एक एरर, 10 लाख में एक एरर। वहां तक कैसे पहुंचे? एग्जाम्पल किसका देते हैं? चलो आपको एयरलाइंस का एग्जाम्पल देते हैं। एयरलाइंस के एग्जाम्पल में अगर गलती होगी कितने लोग मारे जाएंगे? इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, SOP होता है, उनके लिए बाइबल है, उनके लिए गीता है, उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब है। जान लगा देंगे लेकिन SOP को हिलने नहीं देंगे। पायलट को SOP डिलीजेंटली फॉलो करना होता है। कब से कब तक? इंजन को पावर करने से लेकर के एयरक्राफ्ट लैंड करने के बाद शटडाउन करने तक SOP की पूरी किताब, पूरी मैनुअल है। फ्लाइट ऑपरेशंस की मैनुअल सैकड़ों पेज और कई बार कुछ हज़ार पेज तक डिटेल में जाती है, और सारे के सारे पायलट को उस SOP को फॉलो करना पड़ता है। लाला जी के बैठे बिना हवाई जहाज उड़ता भी है, लैंड भी करता है, पैसेंजर ऑन बोर्ड भी करते हैं, ऑफ बोर्ड भी करते हैं। इन्होंने उसके लिए I am safe मॉडल लेकर के आए। समझना, एग्जाम्पल के बिना नहीं समझाता। मेरा कंटेंट क्यों लोग पसंद करते हैं? मैं केस स्टडीज के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरीज के साथ इजी कर देता हूं। I am safe क्या है? I का मतलब है इलनेस, अगर पायलट जरा सा बीमार है, आउट, आज फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। M मतलब मेडिकेशन, किसी दवाई पे आउट, आज फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। S मतलब स्ट्रेस, को जरा सा भी स्ट्रेस है, कोई झगड़ा हुआ है, उसके चेहरे पे दिख रहा है कॉर्टिसोल लेवल हाई है, आउट, नहीं उड़ाएगा। A मतलब अल्कोहल, अगर शराब पी रखी है, बाहर हो जाए, छू भी नहीं सकता एयरक्राफ्ट। F मतलब फटीग, अगर कुछ दिन से नहीं सोया, रेस्ट पूरा नहीं किया, फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। E मतलब इमोशन, अगर किसी भी ब्रेकअप पैचअप, लड़का लड़की इमोशन कोई भी है, परिवार का झगड़ा है, फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। I am safe पहली चीज़ है।
एसओपी समझा रहा हूं आपको मैं। रिपीटेबल प्रोटोटाइप कैसे बनता है जब आपके बिना हो, रैंडम चेक किया जाता है पायलट के गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, एक भी उसने फेलियर किया प्रोसीजर को फॉलो करने में, इमीडिएट डिसमिसल फ्रॉम द ड्यूटी। इतना इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं लो एरर रेट, 1 एरर इन 1 मिलियन अटेम्प्ट। क्योंकि फ्लाइंग के स्कोप में कोई एरर ही नहीं है, इसमें कोई एरर का स्कोप ही नहीं है। सर्जन के लिए सारे एसओपी होते हैं कि वो कैसे चीर फाड़ करेगा, कैसे टांका लगाएगा, कब एनेस्थीसिया देगा, एनेस्थीसिया देने से पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी पूरे एसओपी फॉलो करने पड़ते हैं, चेक करना पड़ता है, वाइटल चेक करने पड़ते हैं, एनेस्थीसिया ले सकते नहीं ले सकता, एग्जाम्पल लिया जाता है। रॉकेट साइंटिस्ट है, वो रॉकेट उड़ाने में कितने करोड़ों रुपया लग जाता है, रॉकेट के इतने एसओपीज सारे फॉलो करने पड़ते हैं। एस्ट्रोनॉट को एसओपीज फॉलो करने पड़ते हैं, जाएगा स्पेस में, उसको वापस भी आना है। ब्लड बैंक वर्कर भी जब ब्लड किसी का लेता है, तो सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझना, इन सब के स्टेप्स होते हैं और वो सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टार्ट से एंड तक सारे सीक्वेंस के स्टेप्स बना के डिफाइन करके ट्रेन करके एसओपी बना दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन को भी लाल तार, हरी तार, नीली तार कब काटनी, कौन सी छोड़नी है, एसओपी होते हैं उसके। बॉम्ब स्क्वाड के भी एसओपी होते हैं, ये गलतियां नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आपके बिजनेस में भी आपके वर्कर्स गलती ना करें, उसके लिए एसओपी बनाने पड़ते हैं ताकि वो रिपीटेबल बन जाए। एक होता है क्रिटिकल, एक होता है रिपीटेबल। क्रिटिकल को रिपीटेबल कैसे बनाया जाए? क्रिटिकल मतलब यही आदमी कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा, रिपीटेबल मतलब हर एक आदमी कर सकता है। इस शेफ के हाथ में शफा है, ये एक बढ़िया खाना बनाता है, लोग चटकारे मारते हैं, लेकिन इसको रिपीटेबल कैसे कर दें कि कोई भी वैसा खाना बनाए तो सबके सब चटकारे लें, उसको बोलते हैं क्रिटिकल को रिपीटेबल। बॉम्ब स्क्वाड को ठीक करने वाला कोई एक आदमी नहीं होता, कईयों की टीम होती है, लेकिन क्या एसओपी बना दिए हैं। अगर एसओपी की अनअवेलेबिलिटी होगी तो फिर बिजनेस की जो नॉलेज है वो रिस्क पे आ जाती है, ये आदमी गया तो सब कुछ चला गया। ये अराइज तभी होता है जब आपके वेल रिटन मैनुअल नहीं होते हैं, फॉर्मेटेड मैनुअल ऑफ एसओपी नहीं होते हैं। जिस दिन बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन पे आऊंगा, आप कहेंगे भाई साहब इतना नॉलेज कैसे मिल रहा है यार हमारे को, आपको विश्वास नहीं होगा अपनी आंखों से। छोटे बिजनेस में एसओपी होता नहीं है, एम्प्लॉय के ब्रेन में सब कुछ होता है और पूरी की पूरी डिपेंडेंसी उस रामू काका पे या उस शामू पे और उस लड़के पे आ जाती है। जिस दिन वो छोड़ के चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट लॉस हो जाता है। ये नॉलेज जो है ना, ये मैनुअल में कैसे फॉर्मेट से बनाई जाती है, रिपीटेबिलिटी, मैंने इसके ऊपर ना अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और पावरफुल प्रोग्राम बनाया है, 52 हफ्तों का प्रोग्राम, जिसको मैं 26 हफ्तों में करा रहा हूं। हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रोग्राम। बीबी बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट, अपने बिजनेस में इम्पैक्ट कैसे लाएं, उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप कॉल कर लीजिएगा। ऐप के अंदर कॉल नाउ का बटन दिया हुआ है या लिंक में आप रजिस्टर कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी दे दूंगा उसके वेबिनार में आकर के, प्राइवेट वेबिनार में, कि बीबी इम्पैक्ट क्या होता है। अगर आप एसओपी बनाना सीख गए तो आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की कॉस्ट कम हो जाती है, आपके एम्प्लॉयज की एट्रिशन की कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे एसओपी फॉलो करने से ना एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक उसी तरह इस 10 डे एमबीए का भी हमने एक एसओपी बनाया। यूट्यूब पे फ्री एक्सेस सबके लिए दे दिया, पूरा खुले में दे दिया, लेकिन असेसमेंट आपका कम्युनिटी ऐप पे होगा। कम्युनिटी ऐप पे आकर के अटेंड करिए, वहाँ असेसमेंट दीजिए। वहाँ मैं आपको किताब दे रहा हूँ पूरी 10 डे एमबीए। किताब को डाउनलोड करिए, अपना टेस्ट भी दीजिए, अपने लीडर बोर्ड आसपास लोगों को देखो। जब आप कंपेयर करोगे ना, अरे ये मुझसे आगे कैसे निकल रहा है, ये मुझसे आगे कैसे निकल रहा है, तो आप टेस्ट दोगे। वहाँ पे डिस्कशन फोरम भी है, वहाँ पे जैम विद योर पीयर, सबसे आप बातचीत कर सकते हो। और 75% मार्क्स जरूर लेके आना। अपने बच्चों को वीडियो दिखाना, बच्चों को ये 10 डे एमबीए फ्री में करा देना, कुछ नहीं जा रहा है आपका, मैं आपको दे रहा हूँ, सारी मेहनत मैं करके दे रहा हूँ। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए ऐप को डाउनलोड करके। और जो ऐप पर देख रहे हैं उनको तो पता ही है, असेसमेंट लिंक इस वीडियो के नीचे है, आप देख सकते हैं। आज एक बात और बोलूँगा, अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू दिख रही है, जो भी मैंने आपको सीखा, जो मैंने आपको बताया, आपकी बारी है। आपने जो सीखा है वो सबको बताओ कि ये फ्री में फ़ायदा उठाओ, सबको बताओ फ्री में फ़ायदा उठाओ। और सबको बताने का आपको फ़ायदा है। आपको क्या फ़ायदा है? आपको हैशटैग जॉइन 10 डे एमबीए, हैशटैग जॉइन, हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये 2 हैशटैग दिए हैं आपको। हैशटैग जॉइन 10 डे एमबीए, लोगों को बोलो 10 डे एमबीए फ्री में ज्वाइन करो, फ्री में ज्वाइन करो। दूसरा हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इस हैशटैग के साथ अपना फीडबैक, छोटा सा वीडियो मोबाइल लेके 30 सेकंड का, 1 मिनट का एक वीडियो बना दो। आपने क्या सीखा और ये क्यों इतना पावरफुल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बना दो। जैसे ही आप बनाओगे, आप व्हाट्सएप योर नेम एंड वीडियो लिंक, अपना नाम और अपना वीडियो लिंक मेरे को व्हाट्सएप कर दो, नीचे नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप कर दो। आपको मैं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का एक 13,000 का ऐसा कोर्स देने वाला हूं, जिसमें 50 कोर्स, 1000 वीडियो, 180 घंटे का कंटेंट, 2000 रीडिंग मटेरियल, 45 प्रोफेसर, एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, नो कंडीशंस अप्लाइड, सब कुछ कंप्लीटली फ्री। ये मेरा एक मुहिम है जिसमें मैं 10 डे एमबीए के द्वारा देश के 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ। और आपको ये शेयर करने में आपका फ़ायदा है, जिसको शेयर किया उसको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है।
क्योंकि मैं वहाँ पे आपको डिज़ाइन थिंकिंग से लेके अमेज़ॉन पे कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, बिजनेस ऑडिट कैसे करना है, स्टोरी टेलिंग बिजनेस में कैसे करनी है, ईसॉप कैसे देना है, मार्केट रिसर्च कैसे करना है, लो कॉस्ट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब कुछ वहाँ सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे। तो मैं आपको सिखा रहा था आज रिपीटेबल प्रोटोटाइप, यानी कि बिजनेस में मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, एयरलाइन का एग्जाम्पल डिटेल में दिया। प्रोसेस ऑटोमेशन जब आप करते हो तो उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। हाँ, आप टेक्नोलॉजी से बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, वेंडर आएगा सिखा के जाएगा। 10 वेंडर बुलाओ, 10 वेंडर आपको इतनी नॉलेज दे देंगे कि वेंडर से ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो जाएगी। आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, टाइम सेव होगा, स्केल मैक्सिमाइज कर सकते हो। रिपीटेबल प्रोटोटाइप तभी बनेगा जब टेक्नोलॉजी बीच में आएगी। प्रोसेस ऑटोमेशन का फोकस यही होता है कि प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ सके। गुलाब जामुन लल्लू लाल ने बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन अगर छज्जू लाल बनाए तो भी वैसा बना सके, छगन लाल वैसा बनाए, मगन लाल वैसा बनाए, श्याम लाल वैसा बनाए, परशुराम, ये राम वो राम, सब के सब लोग जब बनाए तो वैसा, इसको बोलते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी। आप स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के मीट कर पाओगे, इंप्रूव ला पाओगे अपनी अपॉर्चुनिटीज में। समझो मुद्दा, गल्ले पे लाला जी नहीं है, लेकिन काम वैसे ही चल रहा हो, बहुत बढ़िया चल रहा हो। समझो मेरा मुद्दा, आपके रहे बिना आपका धंधा आपके पीछे से रिपीटेबल तरीके से चले। क्रिटिकल का मतलब है ये एक्सपर्ट है, ये कर सकता है। रिपीटेबल का मतलब है अब हर आदमी एक्सपर्ट हो गया है, हर आदमी रिपीट कर सकता है उस क्रिटिकल को। तो क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाने पे एंड आपको प्रोसेस को एनालाइज करना है, कैसे करना है, प्रोसेस को इंटीग्रेट करना है। आपको इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, इंटर डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस को जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से आप अपने बिजनेस फ्लो को इंप्रूव कर सकोगे, कम्युनिकेशन को बेटर कर सकोगे, अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन को बेटर कर सकोगे। आपको प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन करना है। जब ऑर्केस्ट्रा होता है, सबके सब अपनी अपनी बारी बारी सिम्फनी के साथ बजाते हैं। ऑर्केस्ट्रा देखा है सबने कैसे ऑर्केस्ट्रा बजता है, एक आदमी ऐसे ऐसे इशारा करता रहता है, अब इसकी बारी है बजाने की, अब इसकी बारी है बजाने की, अब इसकी बारी है बजाने की। इससे क्या है, आपका कभी भी किसी के साथ क्लैश नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होती, टाइम मनी एफर्ट सब बच जाता है। इससे एफिशिएंसी आ जाती है। A to Z तक किसकी क्या बारी है उसको उसकी अपनी बारी उस समय पता चल जाती है। ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आप अपनी सारी एक्टिविटीज के साथ, सीक्वेंस कर देते हैं काम में। जब बर्गर बनता है ना, वहां पे जाकर के क्या बोलते हैं, मैकडॉनल्ड्स में सबको पता है इसको बन लगाना है, इसको टिक्की लगानी है, इसको मेयोनेज़ लगानी है, इसको लेट्यूस लगाना है, इसको पैक करना है, इसको रैप करना है, इसको आगे पकड़ाना है, इसको बिल लेना है। तो ये क्या किया हुआ है, सीक्वेंस किया हुआ है मैन पावर को, A to Z पूरे के पूरे प्रोसेस, ऑर्केस्ट्रेशन, प्रोसेस इंटीग्रेशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इसके बारे में मैंने आपको बताया एसओपी में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक होता है राशि मैट्रिक्स। इतने एग्जाम्पल के साथ देता हूं ना, सबसे इसीलिए कंटेंट मेरा इजी होता है, थ्योरी नहीं लगता है बिल्कुल भी। हाँ, राशि मैट्रिक्स क्या होता है? राशि का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड। क्या मतलब होता है राशि मैट्रिक्स का? मान लो एक होटल है, होटल का एग्जाम्पल लेते हैं। होटल में कमरे क्लीन करने होते हैं, आप जाते हो, पीछे से आपका कमरा एकदम चकाचक क्लीन मिलता है। तो जो कमरा क्लीन कर रहा है वो है क्लीनिंग एजेंट, वो है रिस्पॉन्सिबल। उसको देखना है कि मेरे को बाथ टब, शावर कर्टन, शावर पैनल, वैनिटी टेबल, बेड शीट लगाना, सब कुछ करना, बिल्कुल क्लीन करना, उसके सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं, वो है रिस्पॉन्सिबल। अब उस रिस्पॉन्सिबल आदमी के ऊपर उस पूरे फ्लोर पे, जहां पे उस फ्लोर पे 50 कमरे हैं, उन कमरों के ऊपर होता है एक फ्लोर मैनेजर, वो है अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिबल की गलती हुई तो अकाउंटेबल को पकड़ेंगे, क्यों तुम्हारी टीम ने नहीं किया भाई? 50 कमरों की सफाई होनी थी, 50 कमरों पे रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन पूरे फ्लोर का जो एक मैनेजर है वो अकाउंटेबल है। हो गया राशि में रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। अब आता है एक सुपर स्पेशलिस्ट। अगर कोई ऐसी चीज खराब हो गई, ही इज कंसल्टेड, उसको कंसल्ट करना। हर आदमी उसको फोन नहीं करेगा, उसको कंसल्ट तब करेंगे क्योंकि वो पूरे के पूरे होटल में सारे के सारे फ्लोर्स का हेड है, वो कंसल्ट किया जाएगा। उसका काम हर एक कमरे में जाके चेक नहीं करना है, वो अकाउंटेबल से पूछेगा और अकाउंटेबल अगर तकलीफ आएगी उसको कंसल्ट करेगा। यानी कि अगर मुझे सपोर्ट चाहिए तो कंसल्टिंग मैं कर सकता हूँ, इनसे कंसल्ट कर सकता हूँ। ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ये सुपर स्पेशलिस्ट है, इसको आता है, इसने नीचे से उठ के आया, ये रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल से उठ के आया, ये क्लीनिंग एजेंट से, फ्लोर मैनेजर से उठ करके आज एक सुपर स्पेशलिस्ट बना है और ये यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट है। मैं जब भी तकलीफ आएगी इसको कंसल्ट करूंगा। और इन सब के ऊपर होगा एक जनरल मैनेजर होटल का, ही इज इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। वो हर चीज को जाके खुद नहीं चेक करेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, उसके पास एक्सेल शीट आएगी, उसके पास रिपोर्ट आएगी। क्या अमेजिंग तरीके हैं, ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क देता हूं मैं राशि मैट्रिक्स का। ये मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड। एक आदमी साफ कर रहा है, एक आदमी पूरे फ्लोर को चेक कर रहा है, एक आदमी जब कहीं तकलीफ में आ जाए सुपर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना, और एक आदमी को केवल इन्फॉर्म्ड रहना है। तो आप लाला जी हैं, आप खाली इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, आप हर काम में नहीं घुसेंगे। अगर आप गले में घुस गए, आप हर काम में घुस गए, तो आप धंधा एक्सपैंड कैसे करेंगे? इतने अमेजिंग अमेजिंग चीजें बता रहा हूं आपको। तुलसीदास हो या गौतम बुद्ध हो या रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि हो, एक मोमेंट ने उनकी लाइफ बदल दी थी, सिर्फ एक मोमेंट ने। लाइफ का कोई भी एक लेसन, 10 डे MBA
एमबीए का कोई भी एक लेसन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है और गेम उड़ा सकता है। मैं 10 डे एमबीए में हर दिन हर जन्म की लर्निंग देने वाला हूँ। 10 दिनों में 10 जन्मों की लर्निंग दूंगा, गलती से भी मिस मत करना। ये मैं क्यों बोलता हूँ बार बार? अपनी तारीफ करने के लिए नहीं, आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि आपके पास काम बहुत है और जितना घूमोगे गोल गोल आपका छूट जाएगा बड़ा गोल। इसलिए अभी गोल गोल मत घूमो। कोई भी एक दिन मिस किया तो जिंदगी कई बार पीछे छूट सकती है। मैं अब चलता हूं और तेजी से आगे। मेरी 7वीं स्ट्रैटेजी, एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस। पावरफुल अध्याय है। अलग अलग प्रकार की एडवांटेज होती हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। आपकी स्ट्रैटेजी में आपको डिसाइड करना है, चाहे वो एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, कॉस्ट एडवांटेज हो, इकोनॉमिक एडवांटेज हो, इंफॉर्मेशन हो, रिलेटिव एडवांटेज हो। मैं एक्सप्लेन करता हूं। सप्लाईज एडवांटेज हो, इकोनॉमीज ऑफ डेंसिटी हो, एक एक करके समझते हैं। बहुत काम की चीज है, इजी भाषा में समझाऊंगा, बहुत आसान कर दूंगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये वो कॉस्ट एडवांटेज है जो एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन को स्केल बड़ा करने पे मिलती है। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या है? ये एक पानी की बोतल है। इस पानी की बोतल को अगर मैं केवल 100 बनाऊंगा, ये पानी की बोतल, तो हो सकता है 1000 रुपए की पड़े। 1000 बनाऊंगा तो हो सकता है 200 रुपए की पड़े। 10,000 बनाऊंगा तो हो सकता है 100 रुपए की पड़े। 1 लाख बनाऊंगा हो सकता है 50 रुपए की पड़े। लेकिन 10 लाख बनाऊंगा तो हो सकता है 10 रुपए की पड़े। तो जब बहुत बड़ा स्केल होता है तो उसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट नीचे हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडिकेट करता है कि फर्म अब एफिशिएंट हो गई और बड़ी हो गई है। ये फर्म की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को दिखाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ कैसे सकता है? ये सवाल आएगा मन में, कैसे बढ़ेगा ये? या तो टेक्नोलॉजी से बढ़ सकता है, या बड़ी स्पेशलाइज लेबर लेकर के आ जाओ तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकता है, या बल्क में बाइंग की पावर आ जाए आपके पास तो कॉस्ट कम हो जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकता है। या अगर बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो आपका, आपके पास में डेट ना हो, बिल्कुल भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ना हो, तो हो सकता है। या आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो बेचने वाला, तो आप फिर खुद बना के या किसी से बनवा के बेच सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत जबरदस्त। इकोनॉमी ऑफ स्केल के बहुत एग्जाम्पल हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इकोनॉमी ऑफ स्केल का। मान लो आपने एक वीडियो गेम बनाई। अब वीडियो गेम को बनाने की एक बार कॉस्ट आई, एक बार कॉस्ट आई। अब उसके बाद जितनी मर्जी कॉपीज बना दो तो कॉस्ट पर वन गेम दैट यू मेड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, है ना? क्योंकि वन टाइम कॉस्ट जो आपने बनाई, मान लो आपने 10,000 रुपये में एक वीडियो गेम बनाई। अब जितनी उसकी कॉपी बनाते जाओगे वो 10,000 रुपये की एक की कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। 2 कॉपी बनाई तो वो आपकी 5,000 रुपये की पड़ गई। आपने 4 कॉपी बनाई तो वो 2,500 रुपये की पड़ गई। आपने 10 कॉपी बनाई तो वो 1,000 रुपये की पड़ गई। ऐसे ही अगर आपने 1 लाख कॉपी बनाई तो उसकी कॉस्ट कितनी कम हो गई। इस तरह आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल ला सकते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने के बहुत तरीके हैं। आप रिटेन रहना तभी रिटर्न पाओगे, मिस कर दोगे रिग्रेट कर दोगे। जैसे 3 दिन ध्यान दिया वैसे ही आगे 7 दिन भी आपको साथ में रहना है। अगला समझाता हूँ, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। स्केल तो आपको बताया अलग तरीके से। स्कोप क्या होता है? जब एक कंपनी उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मल्टीपल चीज बना लेती है तो उसमें उन्हीं कॉमन रिसोर्सेज के कारण वो आइटम बनाने की कॉस्ट घट गई है। एग्जांपल से समझो आप, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, यूनिट कॉस्ट ऐसे कम हो जाएगी जब आप वैरायटी बनाने लगते हो, क्योंकि आपकी इनपुट और जॉइंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट सेम है। हाँ, जैसे मान लो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट बना सको। एक जूता बनाने वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी जूता बनाती है आदमी का और वुमेन का, स्नीकर बनाता है, स्नीकर जूता। लेकिन अगर वहीं पे ही वो बच्चों का भी स्नीकर बनाना शुरू कर दे, वो आदमी का और औरत का बना रहा था, बच्चों का भी स्नीकर बनाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? वो उसी इक्विपमेंट पे बना रहा है तो नया इक्विपमेंट लेने की कॉस्ट घटी। उसी सप्लाई से लेकर के आ रहा है तो नया सप्लाई लाने में जो कॉस्ट आती है लॉजिस्टिक्स की, किराए की, वो घट गई। उसी स्टोरेज में डाल रहा है तो स्टोरेज आपका ऑप्टिमाइज हो गया। वही वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो जूता बेच रहा है, यानी कि वही डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर अब ये वाला जूता भी ले रहा है, तो आप नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे क्या हो गया? आप यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ऑल द गुड्स। तो आपका जो आदमी और औरत का था ना, उस पर भी कॉस्ट घट जाएगी बनाने में, कि जब आप बच्चे का बना रहे हो, और बच्चे की भी घट जाएगी जब आप बच्चे का बना रहे हो। हाँ, तो इसको क्या बोला? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। जैसे मैकडॉनल्ड्स है। अब मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल समझो। अगर मैकडॉनल्ड बर्गर बनाने के लिए अलग आउटलेट्स रखता और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए अलग आउटलेट रखता, तो पर बर्गर और पर फ्रेंच फ्राइज उसकी कॉस्ट बढ़ जाती, क्योंकि वहाँ पे रेंटल, वहाँ पे मैन पावर, वहाँ पे बिजली, वहाँ पे सप्लाईज, वहाँ का लॉजिस्टिक्स, वो सारी अलग अलग लानी पड़ती। पर यहाँ पे रेंटल, बिजली, सप्लाई, स्टोरेज, प्रिपरेशन फैसिलिटी, ये फूड स्टोरेज की फैसिलिटी, ये सारी की सारी सेम है। उसी सेम से आप 2 आइटम बना रहे हो, तो इससे क्या हुआ? मैकडॉनल्ड्स की अपने आप 2 सेपरेट फर्म की जगह एक ही फर्म के अंदर अपने आप कॉस्ट घट गई। बहुत सारे तरीके हैं, इसको बोलते हैं एडवांटेज।
और एडवांटेज ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ एडवांटेजेस। एक होता है इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग। अगर आपकी इंडिविजुअल टीम की स्किल बहुत ज़्यादा, जैसे चाइना है, चाइना इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग पे खेलता है, वहाँ की मैन पावर की जो स्किल रेशियो है, वहाँ की मैन पावर की स्किल रेशियो हमारे मुकाबले में 1:8 है। अगर हमारा आदमी एक आइटम प्रोड्यूस करता है, उनका आदमी 8 आइटम प्रोड्यूस करता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग। वहाँ पे स्किल सेट बहुत अच्छा है। एक होता है इकोनॉमीज ऑफ प्रोसेस। किसी ने अगर प्रोसेस बहुत अच्छे बना दिए, जैसे मैंने आपको प्रोसेस में डॉक्टर लाल पाथलैब का एग्जांपल दिया, प्रोसेस इतने तेज बना दिए, इतने बढ़िया बना दिए, लेगो का एग्जांपल दिया था। तो प्रोसेस इनोवेशन या एडवांस मशीन्स लेकर के अगर आप आते हो तो फिर आपका इकोनॉमीज ऑफ प्रोसेस आता है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट घट जाती है। ऐसी होता है इकोनॉमीज ऑफ डिजाइन। अगर आपने डिजाइन के अंदर कॉम्पिटेंस हासिल कर दी और उस डिजाइन को आप कॉपी मार सकते हो, जैसे मान्यवर मोहे है। जब आप किसी bespoke कपड़ा किसी से सिलवाते हो, महंगा कपड़ा सिलवाते हो, वो उस स्टाइल का कपड़ा वो बना के देता है 40,000 रुपए में एक जोड़ी कपड़ा, महंगा वाला, बढ़िया ब्रांड जो है ना, अच्छा ब्रांड जो है। लेकिन एक होता है बिल्कुल लोकल। लेकिन क्या किया, डिज़ाइन अच्छा करके कस्टमाइज, मास कस्टमाइजेशन के साथ डिज़ाइन से मान्यवर मोहे उसी क्वालिटी की चीज़ 8,000 रुपये में दे रहा है जो बाजार में 40,000 रुपये की मिल रही है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिज़ाइन एंड कंपोनेंट, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फिर होता है कि इनपुट कॉस्ट। अगर किसी प्रकार से आपके पास लोकेशन बहुत अच्छी है, या लो कॉस्ट इनपुट पीछे से लेकर के आ रहे हो, या नॉन यूनियनाइज लेबर है तो लेबर आपको सस्ती मिल रही है, या पीछे जिससे सामान ले रहे हो उससे बार्गेन करने की ताकत है आपके पास में, तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो गई, वो भी बहुत बड़ी एडवांटेज है। एक होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल कैपेसिटी एडजस्टमेंट। इसमें ट्रकिंग क्यूब का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ट्रकिंग क्यूब का एग्जांपल कौन लेके आया? अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। अग्रवाल पैकर मूवर के पहले पूरी लॉरी 40 फुट की, उसमें 20 फुट का सामान जाता था, तो उसने क्या किया, क्यूब डाल करके बीच में 10 फुट इसका सामान भी ले जाओ, 10 फुट इसका भी ले जाओ, और 20 इसका जा ही रहा था। तो उसने क्या किया, वो एक लॉरी में 3 कस्टमर संभाल लिए, एक का 20 फुट, एक का 10 फुट, एक का 10 फुट, छोटे छोटे कंटेनर डाल करके उसने क्या किया, कैपेसिटी यूटिलाइज कर लिया। या फिर और एक और एडवांटेज होता है ह्यूमन एफिशिएंसी। अगर ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेटिव एडवांटेज से मोटिवेटेड और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से चल रही है, तो वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा स्पीड से काम कर पाती है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन एफिशिएंसी। वो नोकिया और एमआई का फर्क था। नोकिया जब तक 3 महीने के अंदर एक पीपीटी डिजाइन करता था नए मोबाइल का, शाओमी 3 महीने में नया मोबाइल निकाल के ले आता था, उसकी पीपीटी बनती थी, इसका मोबाइल बन जाता था। तो यह है ह्यूमन एफिशिएंसी। तो एक कंट्री का भी एग्जांपल ले लेते, कोई जैसे कोई कंट्री ऐसी है कि वो बेरीज $5 पर बैग में बना रही है, उसके पास एडवांटेज है उस कंट्री के मुकाबले जो वही बेरीज $8 पर बैग में बना रही है। तो ये कौन सी एडवांटेज पे आप काम कर सकते हो, मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? जब आप प्रोड्यूस करते हो गुड्स एट लोअर कॉस्ट देन एनी अदर इंडिविजुअल। जैसे मैंने थायरोकेयर का, अग्रवाल पैकर मूवर का, आपको मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया। तो फॉर एग्जांपल इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? कॉल सेंटर का। तो पूरा यूएस जो है कॉल सेंटर इंडिया से रन कर रहा है, वियतनाम से रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है? क्योंकि फिलीपींस से रन कर रहा है। उनको पता है यहां पे उनको सस्ती मैन पावर मिल रही है, तो यहां पे एब्सोल्यूट एडवांटेज है ऑफ रनिंग कॉल सेंटर फॉर अमेरिकन एंड यूरोपियंस, क्योंकि यहां पे लेबर और एबंडेंट फोर्स है। हर एक के पास एक अपनी एडवांटेज हो सकती है। आपको देखो, प्रश्न ये है, आज स्ट्रैटेजी का वेबिनार है, यहां अभी कहां हूं, जाना कहां है, कैसे जाओगे, तो ये तरीके हैं कैसे जाओगे, कौन सी एडवांटेज पे आप जाओगे। जब आपकी लोअर कॉस्ट हो जाती है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, तो आप अपने प्राइस को कॉम्पिटिटर के बराबर रख के ज़्यादा प्रॉफिट ले लोगे, या कॉम्पिटिटर से कम रख के ज़्यादा सेल्स ले लोगे। सुनो मेरी बात को दोबारा से, अगर आपकी प्राइस कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से काफ़ी कम है, कॉम्पिटिटर के प्राइस से कम है, तो आपने क्या किया, कॉम्पिटिटर के बराबर आपने प्राइस रखा, कॉस्ट आपकी कम है, आपने प्रॉफिट ज़्यादा कर लिया। या फिर कॉम्पिटिटर से कम प्राइस रखा तो आपने सेल ज़्यादा कर लिया। तो आप जब ये कौन सी एडवांटेज के साथ आप आगे जा सकते हो? एक होता है इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज क्या होता है? क्रिटिकल मास, बड़े मास से बना है, या मार्केट पावर, या नेटवर्क इफेक्ट। क्रिटिकल मास क्या होता है? जब आप एफिशिएंसी से ज़्यादा बना सकते हो। मार्केट पावर क्या है? जब आप मार्केट को अफेक्ट कर सकते हो अपने प्राइस से। नेटवर्क इफेक्ट क्या है? जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। फिर होता है एक इंफॉर्मेशन एडवांटेज। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो केवल आपके पास है, वो किसी के पास नहीं है। कोई ऐसी सीक्रेट नॉलेज है, कोई ऐसी यूनिक नॉलेज है, कोई ऐसी टैक्टिकल नॉलेज है जो आपको कॉम्पिटिटिव सुपीरियरिटी दे देती है बाकियों के मुकाबले, जिसका फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करते हो और थर आगे बढ़ जाते हो। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एडवांटेज। हाँ, फिर एक होता है रिलेटिव एडवांटेज। रिलेटिव एडवांटेज होता है आपके ब्रांड वैल्यू का, आपके ब्रांड डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट, कि भाई शेल्फ ऑफ टेक। भाई अगर आपके पास में यहाँ 10 कोल्ड ड्रिंक पड़ी हैं, आप हाथ खोलते ही फ्रिज से सबसे पहले कौन सी निकालती हो? कोका कोला।
आपके पास 10 नमक पड़े हैं, कौन सा उठाते हो? टाटा का नमक। 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सी उठाते हो? LIC। 10 नूडल्स के पैकेट पड़े हैं, कौन सा उठाते हो? मैगी। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? शेल्फ ऑफ टेक। कितनी आसानी से कस्टमर आपको उठाता है आपके। इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। ये है रिलेटिव एडवांटेज कि दूसरों के मुकाबले आपके पास एडवांटेज है। कितनी सारी एडवांटेज है। आपको खोल करके किताब रखो अपने पास, सिलेक्ट करो आपको किस पे काम करना है, इसी से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। नॉलेज से केवल एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। वीडियो देखा, चले गए, टाइम पास कर लिए, साइड में वीडियो रखा, बाथरूम में ब्रश करते हुए वीडियो देख रहे थे, शावर चलाते हुए वीडियो देख रहे थे, साथ में आप वॉक करते हुए देख रहे थे, ये सब से नहीं चलेगा। अपने हाथ में किताब रखो 10 डे MBA की। मूवी में हैप्पी एंडिंग तक पहुंचने के लिए जरूरी है आखिरी तक रुकना। मेरे साथ भी लास्ट तक बने रहो, अनलिमिटेड लर्निंग पाओ। मेरी 8वीं स्ट्रैटेजी हो स्वाद आ जाएगा। मार्केटिंग बिफोर द मार्केटिंग बिगिंस। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मार्केटिंग शुरू करने से पहले कैसे करेंगे, क्योंकि मेरा अगला 10 डे MBA का एपिसोड मार्केटिंग पे आने वाला है। नेटफ्लिक्स की जो है ना ट्रेंडिंग लिस्ट से ज्यादा 10 डे MBA इस समय ट्रेंड में है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपको हर महीने ले लोगे, लेकिन ये मौका लाइफ में एक बार मिलेगा। OTT की वेब सीरीज में 10-12 एपिसोड छोड़ो, 10 दिन की MBA खुद की सक्सेसफुल का अपना एपिसोड अपना चालू करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। हाँ, दूसरों के एंटरटेनमेंट नहीं, अपने एडुटेनमेंट पे काम करो। अब आता हूं मैं इस समय मार्केटिंग पे। ज्यादा लोगों को ज्यादा कीमत पर ज्यादा माल बेचना, इसको मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग इज सेलिंग मोर पीपल मोर प्रोडक्ट टू मोर पीपल एट मोर प्राइस। याद रखना, फाउंडर का ध्यान तो जाता है, फैक्ट्रियां जल जाती हैं, मशीन का वेयर एंड टेयर हो जाता है, इन्वेंट्रीज पुरानी हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, लेकिन दिमाग में क्या रह जाता है? ब्रांड। और कंज्यूमर का एस्पिरेशन होना चाहिए ब्रांड का कम्युनिकेशन। कंज्यूमर कैसे सोचता है वैसे मैं कम्युनिकेट करूंगा, कंज्यूमर की सोच कैसे है वैसे कम्युनिकेट करूंगा। अगले मार्केटिंग के एपिसोड का मैं एक ट्रेलर यहाँ दे रहा हूँ। कंज्यूमर कैसे सोचता है वो मेरी कम्युनिकेशन होना चाहिए। पेप्सी हर घूट में स्वैग है, इसका कैंपेन बहुत चला, हर घूट में स्वैग है, कम ऑन हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है। कैजुअल कपड़े कॉलेज में बैन हो गए थे, कैप टी शर्ट जीन्स नहीं चलती थी। प्रिंसिपल आए वहाँ पे, लेकिन उसने पूरा ड्रामा कर दिया, सारे बच्चों के सामने हीरो बन गया। और ड्रामा क्या किया, ऐसा डब्लू बना दिया, हर घूंट में स्वैग है। ये जो है ना, ये बच्चों की, कंज्यूमर की एस्पिरेशन होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। क्लब जा रहे थे दिशा पाटनी, और दिशा पाटनी क्लब जा रहे थे, टाइगर श्रॉफ ने जब देखा कि नहीं जा पाए तो बादशाह वहाँ पे कुकिंग कर रहा था, उसको उल्टा बनाया, हर रॉन्ग को राइट बना दे। ऑसम का टैग है, हर घूंट में स्वैग है, हर रॉन्ग को राइट बना दे। यही यूथ करना चाहता है, ये उसका कम्युनिकेशन है, ये उसकी एस्पिरेशन है। और वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, हाँ, हर रॉन्ग को राइट बना दे। ऑसम का टैग है, हर घूंट में स्वैग है, कम ऑन, हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है। यूथ की कम्युनिटी का जो एस्पिरेशन है वो पेप्सी ने अचीव करा रहा है अपनी टारगेटेड एड को। कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स को, जिनके पास पैसा नहीं है, डिजायर है इंप्रेस करने के लिए, फन लविंग, उनको कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, एनर्जी हाई है, 12 से 22 साल की उम्र के हैं, तो हर रॉन्ग को कैसे राइट बना दे, कम्युनिकेट किया कंज्यूमर की लैंग्वेज में। ब्रांड इज द सम टोटल ऑफ हाउ समवन परसीव्स यू। मार्केटिंग रीइंफोर्स करता है वो स्वैग से। स्वैग, हाँ, स्वैग, हर घूंट में स्वैग है। एंगेज कस्टमर, ही आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ऐसे ही मैं इसका उदाहरण देता हूं, कोलैबोरेट विद कम्युनिटी। कंटेंट इज फायर बट कम्युनिटी इज गैसोलीन। कम्युनिटी उस बात को फैलाती है। आपको बहुत सारी मार्केट सेगमेंट में नहीं काम करना है, आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है, इसकी लॉयल्टी बिल्ड हो। आपको हर एक टीवी चैनल पे होने की जरूरत नहीं है। कल्याण ज्वेलरी की एक ऐड थी, अमिताभ बच्चन अपनी बेटी के साथ बैंक में जाते हैं और उस बैंक वाले को एक तरह से थोड़ा चोर जैसा दिखा देते हैं। सारे बैंकर अगेंस्ट हो गए थे, सारे बैंकर अगेंस्ट हो गए थे। अमिताभ बच्चन अपने आप को ईमानदार दिखा रहे थे कि मैं कल्याण ज्वेलरी पहन वाला कस्टमर हूँ, ऐसा कस्टमर हूँ, है ना। और उस बैंकर को ऐसा दिखा दिया कि बैंकर, ये देखिए, किसी को पता चले ना चले, गलत तो गलत है। इससे असर पड़ता है कि आप कैसे कम्युनिटी को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टीचर्स की, बिजनेस की, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, फूड लवर की, सीनियर सिटीजन की, गांव वालों की, बाइसेक्सुअल की, वर्किंग वुमेन की। उनके जेंडर, कास्ट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। जैन समाज हो, चाहे बैंक इंश्योरेंस एजेंट हो, मीडिया, आर्मी, स्टॉक ब्रोकर, कितनी तरह की कम्युनिटी, टेम्पल एसोसिएशन की होती है, क्लब कॉलेज यूनिवर्सिटी की होती है, एशियन अफ्रीकन ट्रेडर्स की होती है, जजेस की होती है, लॉयर्स की होती है। फिर फोकस एवरीवेयर, दैट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग एनीवेयर। तो अपनी कम्युनिटी को समझना है। 10 डे MBA के स्प्रे में कॉन्टेंट है, फॉग तो सिर्फ चलता है, अपना कंटेंट दौड़ता है। मैं अगला उदाहरण देता हूं, शादी.com। जब यंग लड़का लड़की होते हैं और जिनकी शादी नहीं होती है तो उनके मन में चल रहा होता है मेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा।
हर एक के मन में ये अनसर्टिनिटी रहती है शादी से पहले के दिन जो होते हैं ना, 2 4 5 साल, हाँ होती है अनसर्टिनिटी। मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरा पति कैसा होगा, मेरे सपनों का वो राजकुमार है, मुझे तेरा इंतजार। कौन होगा? एक्टर होगा, क्रिकेटर होगा, सीईओ होगा। अनमैरिड यूथ की जो कम्युनिटी है वो शायद ये होगा, शायद वो होगा, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। उसको कंज्यूमर की एस्पिरेशन होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन। तो अनसर्टिनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को शादी.com ने दूर किया, शायद से निकालकर शादी.com। क्या बोला? शायद.com से शादी.com, ये कम्युनिकेट किया उन्होंने। शायद.com से निकलिए और शादी.com पे आइए। मार्केट सेगमेंट जो है ना, मार्केटर को पर्सनलाइज करने में मदद करता है। तो जब आप मार्केटिंग का मेरा अगला एपिसोड देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। सेलिंग टू एवरीवन एंड चाइना सिंड्रोम, सेलिंग सस्ता या सेलिंग टू एवरीवन, दोनों चीजें गलत है। फाइंडिंग राइट पार्किंग स्पेस इनसाइड योर कस्टमर्स माइंड, उसके माइंड के अंदर अपने आप को इतना पार्क कर दो, ऐसा पार्क कर दो कि वो किसी और के बारे में सोच ही ना पाए। सब आपके कस्टमर नहीं है। स्टार्टअप की सक्सेस तब होती है जब आप कस्टमर की आंखों से देखते हो। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत सारा वर्ड पर मिनट लेता हूं और कोशिश करता हूं 1.5 घंटा बोलूं, उससे ज़्यादा बोलता हूं, क्योंकि मैं आपको वैल्यू क्रिएट करके देना चाहता हूं। अब यही देखो ना, यही किया शादी.com ने। 25 साल से 35 साल के लोग होते हैं जिनको शादी करनी होती है, और उनके बीच में जो अनसर्टनिटी होती है उसको खत्म किया शायद.com से शादी.com। पीपल बाय फॉर इमोशनल रीजन, नॉट फॉर द लॉजिकल रीजन। कंज्यूमर पर्सोना को पकड़ा है। मैं अगला उदाहरण ले रहा हूँ टाइटन रागा वॉचेस का। टाइटन रागा वॉचेस ये कौन पहनती है? वो यंग लड़कियां पहनती हैं। अब यंग लड़की जो ऑफिस में काम करती है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, हाँ उसकी ज़िंदगी, उसकी एस्पिरेशन कैसी होती है, वहाँ से कैसे कम्युनिकेट करूँ? तो कहानी क्या थी? रजत की थी। रजत किरण के प्रमोशन के बारे में बात करता है। किरण रेकमेंडेड बाय रजत। किरण जो है रजत की टीम के स्टार हैं, यंग है, फ्रेशर हैं। किरण हर प्रोजेक्ट में है, किरण हमेशा रजत के साथ हैं। किरण और रजत मिल मिलकर जबरदस्त टीम होती है। तो वो कहता है किरण का प्रमोशन होना चाहिए, किरण का प्रमोशन होना चाहिए। किरण वीकेंड पे भी अवेलेबल है। रजत को जो है उस पर पूरा भरोसा है किरण पे, इसीलिए किरण का प्रमोशन होना चाहिए। किरण का सबसे पहले ऑफिस आना होता है, किरण का सबसे आखिरी में ऑफिस जाना होता है। अब बेचारा बोर्ड सोच रहा था कौन है किरण, जरा हम भी तो देखें कौन है किरण। ये रजत की रिकमेंडेशन, हम भी देखें रजत का रिकमेंडेशन। और जैसे ही किरण की एंट्री होती है तो पता चलता है किरण लड़का है, लड़की नहीं है। तो अचानक लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये वो स्टोरी है जहाँ पे एक लड़की अगर मेहनत करे तो देखने में लगता है कि ओ जरूर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी। वर्किंग वुमेन की कम्युनिटी के वर्क प्लेस के जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया और मिड रेंज रिस्ट वॉचेस लेकर के आए जो कि इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल लगने में उसको मदद करे। चेंज द वे यू लुक एट द वुमेन सक्सेस, शी इज़ अनस्टॉपेबल। ये बोला टाइटन रागा ने, शी इज़ अनस्टॉपेबल। मेक द कस्टमर हीरो ऑफ योर स्टोरी। उन्होंने किरण का नाम लेकर के लड़की को हीरो बना दिया। उनकी क्या कहानी है, उनकी स्टोरी क्या है, क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ट्रस्ट पे होता है और ट्रस्ट से रेवेन्यू आता है। तो क्या था टाइटन रागा? एक लड़की जिसकी 28 साल से 40 साल उम्र हो, जो कि प्रोफेशनल हो, एवरेज मिडिल क्लास की हो, इंडिपेंडेंट हो, सिक्योर्ड रहना चाहती हो, अच्छा दिखना चाहती हो, स्टेबल जॉब हो, अच्छी सैलरी करती हो और लड़कों के साथ में मेल डोमिनेंट वर्ल्ड में इंडिया में डील करना चाहती है। और सक्सेस को उसकी जज किया जाता है कि उसने कोई ना कोई फेवरेटिज्म या कॉम्प्रोमाइज पे काम किया होगा। उसको कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल फील कराना, ये कम्युनिकेशन था। कस्टमर की एस्पिरेशन से आपका कम्युनिकेशन, ये है मार्केटिंग। अगर कस्टमर आपके बारे में बात करता है तो मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है। और बिजनेस में मल्टीप्लायर इंपैक्ट लाने के लिए मैं प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ, बीबी इंपैक्ट। इसकी बात बाद में बताऊंगा। इतने फ्रेमवर्क लेकर के आया हूँ ना, बीबी इंपैक्ट। और कुछ नहीं, सिंपल आउटकम देता हूँ मैं आपको। फ्रेमवर्क जिनको एग्जीक्यूट करके एंटरप्रेन्योर जिसने अपना बिजनेस बनाया। 52 फ्रेमवर्क, 52 लाइव क्वेश्चन आंसर, 26 लाइव सेशंस। इसके अलावा आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए 1-to-1 बीबी कोच आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इसके बारे में आपको जानना है तो एक फ्री वेबिनार है 7:30 बजे, उसके बारे में आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय ऐप पे हैं और बीबी इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉल नाउ का बटन है, कॉल नाउ पे इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा बीबी इम्पैक्ट के बारे में। कॉल नाउ पे बात करिएगा अभी। अब मैं लेकिन अगली केस स्टडी पे चलता हूँ, मुझे कंटेंट देने का काम करना है इस समय। ऑल आउट मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन की जब मैंने एक ऐड देखी, कितना अच्छा मैसेज मेरे को मिला। ऑल आउट कौन खरीदता है घर में? दादी खरीदती है, दादा खरीदता है, पोता खरीदता है, पति खरीदता है, बेटी खरीदती है? नहीं, बहू खरीदती है। उन्होंने बहू को हीरोइन बनाया। कंज्यूमर की एस्पिरेशन से आपका कम्युनिकेशन, बहू को हीरो बनाया। बहू कई बार घर में क्रिटिसाइज की जाती है जॉइंट फैमिली के अंदर। एक बहू ने बच्चे को, बेचारे को खाना नहीं दिया, उसको थोड़ा गुस्सा किया तो सास क्या बोली? के जरूरत थी छोरे को इतना गुस्सा करने की जरा सी बात पे? ऐसा भी क्या कर दिया इसने? 10 रुपए तो लिए हैं। क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी। फिर आगे एक और बात आती है, मेरे पैसे लिए थे, तेरे बाप के नहीं लिए थे। मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। बहू की बेइज्जती हो रही थी, उस बहू को हीरो बनाना था।
उस डॉटर इन लॉ के घर को हीरो बनाता जो कौन क्या खरीदती है, ऑल आउट खरीदती है, जो ऑल आउट खरीदती है। क्या बोली साथ, छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? वो बेचारी कितनी उदास हो गई, कितनी उदास हो गई। तब वहां पे ससुर जी सपोर्ट में आते हैं, फादर इन लॉ। इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। हाउसवाइफ की कम्युनिटी को, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, उसको हीरोइन बना दिया। When you stand by a tough mom, you are actually protecting the next generation from getting spoiled. परसोना बना दिया, मिनी बायोग्राफी बना दी उस बहू की जो ऑल आउट खरीदने आएगी, डिटेल डिस्क्रिप्शन बना दिया उसका जो ऑल आउट खरीदने आएगी। कंज्यूमर की एस्पिरेशन से मार्केट का मैसेज आता है, वहाँ से आता है आपका कम्युनिकेशन। मेरी 5वीं कहानी है सीग्रेम्स के ऊपर। सीग्रेम्स ऐसी एड्स बनाता है जिसमें वो सीग्रेम शराब की बात ही नहीं करता है, जिसमें वो लिकर की बात ही नहीं करेगा। कंज्यूमर प्रोफाइल क्या है सीग्रेम्स के लिए? 30 साल से 45 साल के वो मैरिड लोग जो कि एवरेज गुड सैलरी लेते हैं और लड़कियों को आज भी इम्प्रेस करना चाहते हैं, चाहे भले ही शादीशुदा क्यों ना हो। वो स्मार्ट और क्लासी दिखना चाहते हैं। वो कई बार वाइफ को इग्नोर करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं। इस प्रोफाइल के लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना चाहते हैं। वाइफ का अगर ट्रिप मिस हो जाए और वाइफ अगर ट्रैवल पे जाने वाली थी कैंसिल हो जाए तो बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या होता है देखिए इस ऐड को। अरे अमित कैसा है यार? ये इसे क्या हो गया? इसकी वाइफ का क्या? ऑफिशियल टूर 1 हफ्ते का हाँ कैंसिल हो गया। नहीं यार। Men Will Be Men, Seagram's Imperial Blues Super Hits Music Series. जनरली लोग इस प्रोफाइल के अगर पत्नी की आउटिंग, पत्नी से बच के निकलने का तरीका निकल गया, छूट गया, तो वो दुखी हो जाते हैं। देखिए ये जो है ना, आप आइडेंटिफाई करो आपका स्पेसिफिक एंड यूज़र जो आपका डिसीजन मेकर है। कंपटीशन पे फोकस मत करो, राइट कंज्यूमर पे फोकस करो। जितना डिस्टिंक्ट विजुअल होगा उतना गेम चेंज होगा। मेक इट सिंपल, मेक इट मेमोरेबल, मेक इट इन्वाइटिंग। देयर इज ओनली वन बॉस, द कस्टमर। वो सबको फायर कर सकता है, कस्टमर को कैसे ध्यान में रखना है। और आप भी सुन लो भैया, ये किताब डाउनलोड करना बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में है, डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे ऐप डाउनलोड करके किताब देना और वहीं पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 75% नंबर लेके आने हैं। ऐलान कर दो, पापा को भी बोलो, अपने बच्चों को भी बोलो, 75% स्कोर लेकर के आओ तब, और इसको कंप्लीट करके दिखाओ, टेस्ट दो। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, फटाफट से इस टेस्ट को ज़रूर ले लेना, टेस्ट को ज़रूर अपीयर कर लेना। आप यूज़र्स को एक बार फिर बता रहा हूँ, आपको अपनी किताब को डाउनलोड करके रखो, प्रिंट निकाल के रखो। असेसमेंट देने का लिंक है वीडियो के ठीक नीचे है। मैं आपको 6ठी कहानी दे रहा हूँ Hyundai की। Hyundai कोरियन कार कंपनी है, इंडिया में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, बीच में उसको पाकिस्तान के साथ रिलेट किया गया, एकदम पोजिशनिंग बदल दी। इंडियन मार्केट में स्पेस बनानी थी, मैसेज जो इंडियन सेंटिमेंट के साथ रेजोनेट करे, पेट्रियोटिज्म के साथ रेजोनेट करे। और इंडिया में पेट्रियोटिज्म कहाँ आता है? इंडिया पाकिस्तान मैच। इंडिया में पेट्रियोटिज्म कहाँ आता है? कारगिल युद्ध। इंडिया में पेट्रियोटिज्म कहाँ आता है? एयर स्ट्राइक पे, जब एयर स्ट्राइक हुआ था, एड भी वहीं रिवॉल्व करी इन्होंने। ऐसा Hyundai का प्राइड दिखाया सेंट्रो का कि एक न्यूली कमीशनड ऑफिसर बेचारा जा रहा था, लेट हो रहा था पहुंचने के लिए, कारगिल पहुंचने के लिए लेट हो रहा था, और एक सेंट्रो का ओनर वहीं से निकल रहा था। उसने देखा कि आर्मी का वो ऑफिसर देर हो रही है उसको पहुंचने में, उसको कारगिल फटाफट गाड़ी में बिठा के टाइम से छोड़ करके आया। Hyundai ने साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया अपने लार्जेस्ट इंडियन सेगमेंट के लिए, मिडिल क्लास जिसके लिए पेट्रियोटिज्म सब कुछ है। और क्या बोला? जो देश की ड्यूटी पे हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करनी चाहिए। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। Hyundai ने इस कैंपेन को लेकर के फेवरेटिज्म, अपना पेट्रियोटिज्म ला करके दिखाया, पाकिस्तान से अपने आप को डिसएसोसिएट करके दिखाया। पीपल स्पेंड मनी वेयर दे फील गुड। Hyundai क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ इन इट्स कंज्यूमर, पार्टनर किया उनके साथ में उनकी लाइफ जर्नी से। जो देश की ड्यूटी पे हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करनी चाहिए। गेट रिकग्निशन, गेट गुडविल, गेट ट्रस्ट इन मार्केट। मार्केटिंग कैन चेंज हाउ पीपल परसीव योर ब्रांड। नजराना डायमंड ज्वेलरी, नजराना डायमंड ज्वेलरी वहाँ पे लड़की वालों की इज्जत बचाने पे बड़ा अच्छा काम किया। ऐड था जहाँ पे लड़के वाले लड़की वालों को देखने आते हैं, और जो लड़की वालों की जो दादी है वो चाय कप से पीने की जगह सॉसर में ऐसा डाल करके ऐसे स्लर्प करके पीना शुरू कर देती है। बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है, बेचारी लड़की को भी एम्बैरेसमेंट होती है, लड़की के माँ बाप को भी होती है कि दादी कैसे चाय पी रही है। लेकिन उस डिस्कम्फर्ट, उस एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए जो सामने गेस्ट आए थे, लड़के वालों के माँ बाप आए थे,
उन्होंने भी क्या किया, फटाफट से ऐसा डाला और उसी की तरह स्लर्प करना शुरू कर दिया और फिर क्या बोला, हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है। हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है। बड़ा अच्छा गाना भी था इसके ऊपर, हीरा लख सवा लख दाए, हीरा चाहे लाख रुपए का चाहे सवा लाख रुपए का है, हाँ, पर दिया वालियां दिया रब इज्जत रखदा है। नजराना ने ये दिखाया कि लड़की वालों की कैसे इज्जत रखी, तिया वालियां दी, तिया मतलब ती मतलब लड़की, हीरा लाख रुपए का हो सवा लाख रुपए का हो, लेकिन लड़की वालों की रब इज्जत रखता है। और कस्टमर की परसेप्शन इज योर रियलिटी। 25 साल से 32 साल की लड़की जो मैरिजेबल एज में हो, अबव इनकम ग्रुप के अंदर हो और पेरेंट्स इन लॉज ब्रॉड माइंडेड कॉन्शियस हूँ, वहाँ पे बड़े अच्छे से अपने आप को पोजीशन किया। भाई लोगों, बिजनेस गोवा की ट्रिप की तरह प्लान बहुत लोग करते हैं, लेकिन गोवा के ट्रिप में, दुबई के ट्रिप में, थाईलैंड के ट्रिप में पहुंच सब नहीं पाते। किसी का पॉकेट अलाउ नहीं करता, किसी की प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती। लेकिन मैं जो लेके आया हूँ पॉकेट फ्रेंडली नहीं लेकर के आया हूँ, मैं कम्प्लीटली फ्री 10 MBA लेके आया हूँ। इस कोर्स का पैकेज पूरा कर लोगे लाइफ में, फिर पैकेज के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा आपको। मेरी आज का आखिरी एग्जाम्पल मान्यवर मोहे। मान्यवर मोहे ना यंग मिडिल एजेड मॉडर्न मेन वुमेन पे फोकस करना चाहते थे। उनको जो एथनिक पहनना चाहते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं, ऑपोजिट जेंडर को इंप्रेस करना चाहते हैं, एनर्जेटिक, मॉडर्न, सक्सेसफुल, लाइकेबल, लेकिन कल्चर्ड भी दिखना चाहते हैं। मान्यवर मोहे कल्चर्ड भी दिखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, देसी दिखना चाहते हैं। 20 साल से 30 साल के लोगों को देना चाहते थे। लेके किसको आए? विराट ने बड़े सीरियस टोन में ऐड में अनुष्का को बोला कि आई विल टेक केयर ऑफ यू ऑलवेज, और अनुष्का ने भी बोला शी विल ऑल्सो डू दैट। सो मान्यवर मोहे इस ट्रेडिशन को अलाइव करने के लिए, रीएस्टैब्लिश करने के लिए जब ब्रांड एम्बेसडर चुन रहे थे तो विराट अनुष्का को चुना। जानते हैं क्यों? क्योंकि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, अब रणवीर कपड़े ही उल्टे पुल्टे पहनता है, शादियां तो बड़ी फेमस शादियां ढूंढ रहे थे मान्यवर मोहे, तो रणवीर और दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी, वो इतने उल्टे पुल्टे कपड़े पहनता कि मान्यवर मोहे में सूट नहीं करता था। दूसरी शादी हुई निक जोनस की और प्रियंका चोपड़ा की। अब निक जोनस जो है गोरा है, अंग्रेज है, वो देसी कपड़ों में दिखेगा नहीं ठीक। तीसरी फेमस शादी हुई थी ईशा अंबानी, आनंद पिरामल की, आकाश और श्लोका अंबानी की। अब ये इतने बड़े हैं कि ये क्यों ऐड में आएंगे, ये तो मान्यवर मोहे खरीद ही लेंगे। तो बचे कौन? विराट कोहली और अनुष्का, और वो सेंसेशनल थे और इस ऐड के लिए बेस्ट थे। मेरी बात सुनो भाई लोग, डोंट टेल मी हाउ गुड यू मेक इट, टेल मी हाउ गुड इट मेक्स व्हेन आई यूज इट। People will spend money only when they feel good. Business has two functions, market and evolve. So either you evolve or you dissolve. मैं आपको evolve कराने आया हूँ। ये साल तो रैप अप हो गया है, पर सिलेबस अभी बाकी है। न्यू ईयर में और नई लर्निंग्स देने वाला हूँ। 10 डे MBA फ्री भी है और फ़ायदेमंद भी है। आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को कैसे देखोगे को फेल हो गया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा अगले एपिसोड के अंदर कि कैसे आपका मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल होगा या क्या फेल होगा, उसके प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करूँगा। बस एक बात याद रखना, ये फ्री कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो बहुत सारी टेंशन से फ्री हो जाओगे। मैं अब इसके बाद आपको अगले हफ्ते गुरिल्ला मार्केटिंग, वैल्यू एज मार्केटिंग, एम्बुश मार्केटिंग, सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग, एक्सपीरियंशियल रेसिप्रोकेशन, बहुत सारी मार्केटिंग की चीज़ें देने वाला हूं। और 5वें दिन आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करूंगा, कम्युनिकेशन के लिए को ट्रांसफॉर्म करूंगा ताकि आप बाजार में जाकर के बेच सको। पर आज जाने से पहले एक डिमांड आपसे करना चाहता हूँ, ये समाज सेवा के लिए आपको करना है। एक कोई सी भी लर्निंग जो आपने सीखी है, कोई सी भी लर्निंग आपने सीखी, 1 मिनट मोबाइल का सेल्फी वीडियो बनाओ, 30 सेकंड का, 50 सेकंड का, 1 मिनट का या 10 सेकंड का या 20 सेकंड का, जो आप बिजनेस में इंप्लीमेंट करने वाले, जो आपको बहुत अच्छा लगा, वो वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे, आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पोस्ट कर दो। और उस पर हैशटैग डालना आपको जॉइन 10 डे MBA, हैशटैग जॉइन 10 डे MBA, हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मेरी टीम को आप वेरीफाई करेगी आपको, क्योंकि आपको मुझे भेजना है ये। और आप मुझे जैसे ही इसका लिंक व्हाट्सएप कर दोगे, नीचे मैंने नंबर दिया है, मैं आपको 50 कोर्सेज, 1000 वीडियोस, 180 घंटे का कंटेंट, 2000 रीडिंग मटेरियल, 45 प्रोफेसर्स का बनाया हुआ 13,000 रुपए का हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा, जिसको आपने शेयर किया जॉइन 10 डे MBA, वो फ्री में करेगा अटेंड, कोई पैसा नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। और जो आप खुद दे रहे हैं, आपको अलग फायदा हो रहा है। सो फाइनली सेरेमनी चाहे कोई भी हो, गिफ्ट का लिफाफा तो लेके जाना पड़ता है, पर मेरी लर्निंग की सेरेमनी ये फ्री है। यहाँ खाली हाथ सिर्फ खुद को लाना है, लेकिन बाकी भरे हुए हाथों से, भरे हुए दिल से, भरे हुए आपके दिमाग को मैं भेजूंगा। रिटर्न में मैं ढेर सारी लर्निंग्स मेरे से लेके जाओगे। लर्निंग के इस गेस्ट लिस्ट में आपको कल फिर से, यानी कि अगले संडे फिर से अटेंडेंस लगानी है, क्योंकि सेरेमनी की अभी 7 दिन और चलेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, मेरे साथ हर बार खड़े होकर के बिजनेस लर्निंग सीखने और दुनिया को सिखाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।